बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम इंतहाई आसान और इंतहाई बेहतरीन नमूने से समझने जा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज के काजेज़ क्या हैं और क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और फिर क्लाइमेट चेंज के इन काजेज़ और इन इफ़ेक्ट से कैसे निपटा जाए। वो जो चीज़ है वो हम लास्ट में हल करेंगे इस लेक्चर के, वो उसको समझेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली चीज़ ये है कि क्लाइमेट चेंज असल में है क्या भला, पहले हम उसको समझते हैं। क्लाइमेट चेंज दरअसल रिफर्स टू अ लॉन्ग टर्म अल्ट्रेशन इन द एवरेज वेदर पैटर्न्स एंड कंडीशंस ऑफ द अर्थ। ज़मीन की जो सूरत हाल है, ज़मीन के जो हालात हैं, उनके अंदर वक्त के हिसाब से तब्दीलियाँ आएँ, उनकी जो मौसम है, मौसम की जो पैटर्न्स हैं, जो वेदर पैटर्न्स हैं, उनमें तब्दीलियाँ आएँ, तो ये जो है दरअसल क्लाइमेट चेंज का एक इशारा है। जैसे कि जब आप अगर आप 5-6 साल पहले जाएंगे तो जो कपास का फसल प्रोडक्ट देता था, तो वो देता था तकरीबन सर्दियों में। अब जो है वो, अब कपास का जो फसल है वो सर्दियां आने से पहले ही कपास का फसल अपना प्रोडक्ट दे देता है। अब ये जो तब्दीलियां आ रही हैं वक्त के साथ साथ क्लाइमेट चेंज की और ये एग्रीकल्चरल यील्डिंग की, तो ये सारी क्लाइमेट चेंज यानी आबो हवा की तब्दीली की वजह से हो रही हैं। और आबो हवा जो पहले, अगर हम कहें कि भाई अगस्त में या सितंबर में पहले सर्दियां आ जाती थीं, तो अब सितंबर के अंदर भी आपको गर्मियां मिल रही हैं। तो ये जो एक किस्म की तब्दीलियां हैं, ये बतला रही हैं कि वक्त के साथ साथ जो ज़मीन है, जो ज़मीन का जो गोला है वो गर्म हो रहा है। इंक्लूडिंग टेम्परेचर, precipitation, विंड एंड अदर क्लाइमेट वेरिएबल्स। अब ये जो वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, उनके अंदर टेम्परेचर भी शामिल है, उनके अंदर ये जो आपके पास बारिश या नमी या इस किस्म की जो चेंजेस हैं वो भी चेंजेस आ गई हैं। और क्लाइमेट जो दूसरे वेरिएबल्स हैं उनके अंदर भी तब्दीलियां आ गई हैं। हवा का आना, हवा का जाना, मौसम सर्दी का आना, सर्दी का जाना, गर्मी का कितने टाइम तक रहना और कितने टाइम के बाद ख़त्म हो जाना, गर्मी का किस महीने में आना और किस महीने में गर्मी का ख़त्म हो जाना, इन सारे महीनों में भी तब्दीलियां आ गई हैं। तो इसी वजह से ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये हमें दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा हमें दे सकता है, जिससे पूरी इंसानियत जो इस ज़मीन के गोले में रह रही है उसको एक ख़तरा है कि कहीं ऐसा वक्त ना आए कि ये ज़मीन का गोला इतना गर्म हो जाए कि ये ज़मीन के इस ग्लोब के अंदर कोई रहने काबिल न रहे। तो फिर इंसानियत तो पूरी दुनिया में कहाँ हम जाएंगे। अगर ऐसे होता है कि पाकिस्तान के अंदर मसलन फ्लड आ जाए या सिंध के अंदर फ्लड आ जाए तो आदमी पंजाब चला जाए, पंजाब में आ जाए तो सिंध के अंदर आ जाए। लेकिन अगर पूरा ग्लोब ही ख़त्म हो जाएगा, पूरे ग्लोब ही रहने के काबिल ना होगा, तो फिर इंसान जाएगा कहाँ? इंसान कौन से प्लेनेट पर जाएगा? क्या वो सूरज पे तो नहीं रहेंगे या मार्स पर भी? इसी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं, जो साइंसदान हैं वो चाह रहे हैं कि भाई हम मार्स पर जाएं। वो इसीलिए जाएं कि अगर खुदा ना ख्वास्ता कल को यहाँ की दुनिया की जो सूरत हाल है वो ख़राब हो जाती है, दुनिया के अंदर इंसान रहने के काबिल नहीं होता, तो फिर हम अपनी इंसानियत की एग्जिस्टेंस के लिए, उसके वजूद को रखने के लिए जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, जो एक दायमी हमारे लिए एक बड़ा जो नुकसान है, हम उससे बचने के लिए, अपनी इंसानियत को, ह्यूमन स्पेशीज़ को बचाने के लिए हम मार्स पर चले जाएं। तो इसीलिए इंसान जो है वो चाह रहा है कि वो मल्टी प्लैनेटरी स्पेशी बने। इस टाइम जो हम दुनिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो सिंगल प्लैनेटरी स्पेशीज़ हैं। अब इस सिंगल प्लैनेटरी या मोनो प्लैनेटरी स्पेशीज़ का मतलब है कि हम वो हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सैयारे पर रह रहे हैं। अब इस सैयारे के बाहर कोई भी, कहीं पर भी हमारा वजूद नहीं है। अब अगर ये सैयारा, ज़मीन वाला गोला हमारा ख़त्म हो गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए साइंसदान ये मार्स और ये बड़े तजर्बे कर रहे हैं, रॉकेट बना रहे हैं, चांद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि चांद पर एक स्टाफ बनाकर, ताकि चांद पर एक बाईपास बनाकर, या आप ऐसे समझें कि एक उसको एक स्टान के तौर पर, स्टॉप के तौर पर हम उसको करके स्टेशन समझ के फिर हम वहाँ से ऊपर जाएं। तो इसी वजह से आम इंसान जो है वो चांद पर भी जाने की कोशिश कर रहा है, इंसान मार्स पर भी जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको अपने ही घर के अंदर जो है वो अब ख़तरा हो चुका है, अपने ही कामों की वजह से। अब ये जो चीज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर होती जाएगी कि कैसे इंसान को, इंसान की ही गलतियों ने जो है वो उसके नुकसान में डाल दिया है। अब सबसे पहले यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है कि ये सारी चीज़ों, जो हवाएं हैं, जो बारिशें हैं, उनमें तब्दीलियाँ अब आ चुकी हैं। अब क्या है कि जैसे
उसमें जो सबसे ज़्यादा अहम किरदार है वो किसका है? प्राइमरीली काज बाय नेचुरल प्रोसेसेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ये जो क्लाइमेट चेंज की जो वेरिएशन है, जो एवरेज वेरिएशन है, जो लॉन्ग टर्म अल्टरेशन है, वो ज़्यादा बेहतर नमूने से या ख़ास जो है वो तब्दील होती है या जिसके ऊपर असर पड़ता है वो नेचुरल प्रोसेस भी है। नेचुरल प्रोसेस ये है कि भाई काफ़ी सदियां पहले जो इलाके या जो जो इलाके पहले समंदर के अंदर होते थे, तो अब वो इलाके जो हैं वो समंदर के अंदर नहीं हैं, अब वहाँ पर लोग रह रहे हैं। और जहाँ पर पहले खुश्की होती थी अब वहाँ पर खुश्की नहीं है, वहाँ पर समंदर है। तो दुनिया जो है वक्त के हिसाब से जो नेचुरल एक प्रोसेस भी है कि जहाँ पर खुश्की थी तो पहले वहाँ पर समंदर था, अब जहाँ पर समंदर है तो वहाँ पर पहले खुश्की थी। तो ऐसे तब्दीलियाँ नेचुरल प्रोसेस की वजह से भी आती हैं या आई थीं, मगर अब वो इंसानों की वजह से भी आ रही हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो तब्दीली 1 लाख साल गुजरने के बाद आ रही होगी या 1000 साल या 2000 साल बाद आ रही होगी, वो अभी 2000 साल वाली 1000 साल में या फिर 500 साल में आ जाएगी, यानी जल्दी तब्दीलियाँ आ जाएंगी। नेचुरल ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जो इनका सबब बन रही हैं? सच एज इंक्रीज इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे कि एक बहुत इमिशन का मतलब होता है अखराज, ग्रीन हाउस गैसेज का अखराज, ग्रीन हाउसेज फ्राम द फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल से को जब हम जलाते हैं तो उसको जलाने के बाद जो गैसेज निकलते हैं और वो गैसेस निकलकर बाहर माहौल के अंदर चल जाते हैं, हम उन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन डाई, जब आपकी गाड़ी धुआं निकालती है तो वो धुएं से कार्बन डाई निकालती है। अब ये जो कार्बन डाई निकलता है, इस कार्बन डाई गैस को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इन द सेम वे आपके पास ये जो नाइट्रोजन डाई जो फैक्ट्रियों के धुएं के साथ निकलता है कार्बन डाई के साथ, तो नाइट्रोजन डाई भी एक किस्म का ग्रीन हाउस गैस है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस जब इमिट होते हैं फैक्ट्रियों से, धुएं से, तो फिर जब बाहर जाते हैं तो वो एक ख़तरा हो जाते हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस निकलते क्यों हैं? क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स को कंबशन करते हैं। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? फॉसिल फ्यूल्स हम उन फ्यूल को कहते हैं जो ज़मीन से निकले हैं। मिसाल के तौर पर जो आपका पेट्रोल है, जो डीज़ल है, जो गैसेस हैं, जो सीएनजी है, इन सारे चीज़ों को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। अब इनको फॉसिल फ्यूल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि लाखों साल पहले जब जहाँ पर दरख्त, जहाँ पर इंसान या जानदार चीज़ें या बड़े बड़े जानवर या बड़े बड़े डायनासोर ज़मीन के अंदर दफन हो गए, तो दफन होने के बाद वहाँ पर उन जंगलात के दफन होने की वजह से वहाँ पर वो जंगलात पहले कन्वर्ट हुए कार्बन में, फिर कार्बन के बाद वो कन्वर्ट हुए कार्बन के दूसरे जो वो हैं, जैसे कि CH4 हो गया या जैसे कि आपके पास पेट्रोल हो गया, इस किस्म के गैसेस में वो कन्वर्ट हो गए। तो इसीलिए ये जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो ही फॉसिल फ्यूल्स अब हमें उनको जलाने से हमारी दुनिया के अंदर नुकसान हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन जो है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि भाई दरख्तों को काटना। फॉरेस्ट जो है जंगलात होते हैं, डिफॉरेस्टेशन में जंगलात को काटना। एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और ये जो सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन के सबब बनते हैं और क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा अहम रीज़न होते हैं। फिर क्लाइमेट चेंज कैन अफेक्ट आवर वेल्थ, वो हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकती है। एबिलिटी टू ग्रो फूड, जो खादे हम ग्रो करते हैं, जो हम सब्जियां उगाते हैं, उनके ग्रो को भी वो असरअंदाज कर सकता है। उसके बाद हाउसिंग, जो हमारे पास घर हैं, जो सेफ्टी है एंड वर्क है, उन सारों को क्लाइमेट चेंज असरअंदाज कर सकती है। जैसे हमारे पास हाउसिंग को कैसे इफ़ेक्ट करती है, जैसे कुछ साल पहले अभी जो बारिशें हुई थी 2020, 21, 22 के दौरान, 19, 20, 21, 22, 23 के दौरान या 24, इन दोनों के दरमियान जो बारिशें हुई थी, तो उन बारिशों ने जो है एक किस्म की फ्लड बना ली थी। और वो बारिशें ऐसी थीं जिन्होंने लोगों के घरों को भी गिरा दिया था। अब ये जो लोगों के घर थे, ये हाउसेस थे जो गिरे थे, वो किस वजह से गिरे? ऐसी बारिश की वजह से, जो बारिश होनी नहीं चाहिए नेचुरली, लेकिन हमारे कामों की वजह से ज़मीन इतनी मतलब वो गर्म हो गई कि जो बारिश आहिस्ता आहिस्ता पहले बरसती थी, अब उस सारी बारिश को एक ही टाइम पर जो है वो बरस जाती है हमारे पास। अब रिसेंटली जो वाक़यात KPK में हुए वो भी इन्हीं चीज़ों की वजह से हुए कि वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हो रहे थे। क्लाउड बर्स्ट का मतलब है कि पहले क्लाउड
आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी बारिश बरसाते हैं। लेकिन अचानक से जब उस बादल को जब पूरा टेम्परेचर मिलता है तो वो बादल आहिस्ता आहिस्ता बरसने के बजाय वो सारा का सारा पानी एक जगह पर जो है वो फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बड़ी तबाहियाँ वगैरह होती हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास दूसरी चीज़ ये है कि भाई ये सब चीज़ें तो हैं, फिर क्या है, सम ऑफ अस आर ऑलरेडी मोर वल्नरेबल टू क्लाइमेट इम्पैक्ट। हम में से कुछ मुल्क या कुछ लोग या कुछ घर ऑलरेडी जो हैं मोस्ट मोर वल्नरेबल टू क्लाइमेट इम्पैक्ट हैं, यानी वो ऑलरेडी मुतासिर हैं इन चीज़ों से, उनको ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा। सच एज पीपल लिविंग इन स्मॉल आइलैंड नेशंस एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि वो कुछ ममालिक जो आइलैंड नेशंस हैं। अब आइलैंड नेशंस मतलब जो लोग जिनके अराउंड समंदर है, बीच में उनका एक मुल्क है। अब उनके साथ दूसरी ज़मीन के साथ उनका कोई टच नहीं है डायरेक्ट, वो जब जाते हैं इलाके दूसरे में तो वो बेड़ी के ज़रिए जाते हैं, यानी कि बीच में पानी हो और बीच में एक बस्ती हो, एक मुल्क हो, और उस मुल्क के अराउंड जो है वो पानी ही पानी हो और कोई दूसरी ज़मीन ना हो। अब क्या होगा कि वो आइलैंड जैसे कि मलेशिया और जो दूसरे ममालिक हैं, या फिर वो शहर जो समंदर के किनारे पर हैं जैसे कि कराची वगैरह, तो इन शहरों को भी ख़तरा होगा अगर हमारे कामों की वजह से ये मसाइल होते हैं, बारिशें ज़्यादा बरसती हैं, ग्लेशियर ज़्यादा पिघलते हैं, फिर ये जो समंदर की सतह ये बढ़ेगी। जब सतह समंदर की बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वो आइलैंड्स को, जो जजीरे हैं, जो करीब वाले शहर हैं, उनको डुबाएगा। अब क्या है कि यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं लिविंग कर रहे हैं आइलैंड नेशंस में, और अदर जिस तरह ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ और भी छोटे छोटे जजीरे हैं जो बिल्कुल कुछ सालों में ख़त्म हो जाएंगे। और अब उन ममालिक ने जो है मुआहिदा किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ कि भाई आप जो है वो हमें कुछ टाइम, हमें जो है वो आप अख्तियार करें, हमें जो है वो आप ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा दें, हम इंसानियत की वीज़ा के बेसिस पर आप हमें रहाएं। हमारा मुल्क होगा लेकिन वो वर्चुअल होगा, दुनिया में वो मुल्क ख़त्म हो चुका होगा कुछ सालों के अंदर। आप वो जो है जजीरा ज़रूर तलाश करें, वो आपको नेट पर मिल जाएगा। अब उस जजीरे के जो भी रहवासी हैं वो इधर उधर दूसरे मुल्कों में जो है वो माइग्रेट करके वहाँ रहेंगे, लेकिन अपने मुल्क की पहचान बरकरार रखने के लिए उन्होंने इंटरनेट पर अपने मुल्क की वेबसाइट बना दी है, और अपने मुल्क की जो है वो शहरी ई वीज़ा के थ्रू वो होंगे, और दूसरे ममालिक के अंदर वो अपने जो है थोड़ी बहुत ऑफिस बनाएंगे और अपने मुल्क की जो है वो इस तरह से नाम बचाएंगे। बाकी पूरी ज़मीन कुछ सालों में वो समंदर के अंदर आ जाएगी। तो ऐसे भी ज़रूर कुछ जजीरे हैं। तो आप ज़रूर जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे तो आपको इस क्लाइमेट चेंज की जो है वो एक मेन वजह समझ आ जाएगी कि इसके पढ़ने का, हमें समझने का क्या जो है वो क्यों ज़रूरी है यहाँ पर। जैसे कंडीशंस लाइक सी लेवल राइज एंड साल्ट वाटर इंट्रूजन हैव avalanche to the point where whole communities have had to tolerate। मुख्तलिफ जो कंडीशंस हैं जैसे कि सी लेवल का बढ़ना है और जो साल्ट वाटर है, जो समंदर का पानी है, उसके अंदर जो ये इंट्रूजन है। अब ये जो यहाँ पर लफ्ज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है साल्ट वाटर इंट्रूजन, अब इसका क्या मतलब है? जैसे कि मिसाल खारा पानी जो है वो वहाँ पर ज़्यादा मतलब मुदाखलत कर रहा है, वो ज़्यादा बढ़ रहा है। हैव एवेलेंस टू द पॉइंट, वो उस पॉइंट तक जो है वहाँ पर पहुँच चुका है। वेयर होल कम्युनिटीज़ हैव हैड टू रीलोकेट, जहाँ पर पूरी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको रीलोकेट होना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको अभी कहा। तो उनको रीलोकेट होना क्यों पड़ेगा? क्योंकि उनका जजीरा, उनका मुल्क कुछ टाइम के बाद रहेगा ही नहीं। एंड प्रोट्रैक्टेड ड्राफ्ट्स आर पुटिंग पीपल एट रिस्क ऑफ फेमाइन, और ये जो प्रोट्रैक्टेड जो है, जो एक लंबी तवील जो एक किस्म की ड्राफ्ट्स हैं। अब ये जो ड्राफ्ट्स हैं, उस ड्राफ्ट हम उस दौरानिए को कहते हैं जिस दौरानिए में ना बारिशें हों, उस दौरानिए में ना तो वहाँ पर कोई पानी हो, तो ऐसे उसको हम कहते हैं ड्राट। तो लंबी चौड़ी यहाँ पर अभी ड्राट्स हैं। हर मुल्क जो पहले ज़रख़ेज़ थे अब वो जो बंजर बनते जा रहे हैं। आर पुटिंग पीपल एट रिस्क ऑफ फेमाइन, वो जो हैं वो लोगों को एक बहुत बड़े खुश्क साली या कहत के रिस्क पर उनको कर रहे हैं। इन फ्यूचर मुस्तकबिल के अंदर द नंबर ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड बाय वेदर रिलेटेड इवेंट्स इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज। फ्यूचर के अंदर जो लोग हैं जो इस वेदर की वजह से एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करेंगे वो बढ़ेगा।
आज हम क्यों एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सफ़र करते हैं? वो इसलिए कि भाई हमारे लिए यहाँ कारोबार नहीं है, रिज़्क नहीं है, रोज़ी नहीं है, चलो हम हिजरत करते हैं, उसमें बरकत है। लेकिन फ्यूचर के अंदर लोग रिज़्क रोज़ी के पीछे उसकी वजह से नहीं एक मुल्क छोड़ेंगे, लोग इसलिए मुल्क छोड़ेंगे कि भाई कहीं कुछ सालों में यहाँ पर ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा, आज हम यहाँ से भागें। तो ये जो एक कंडीशन है, ये एक बहुत बड़ी जो है अलार्मिंग कंडीशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है, जो हमारी ह्यूमैनिटी जो है वो फेस करेगी कुछ चंद सदियों के अंदर इस दुनिया के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम जा रहे हैं मेजर काजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज को पढ़ने कि भाई क्लाइमेट चेंज के जो अहम काजेज़ हैं, जो अहम वजूहात हैं, वो क्या हैं। ये जो सारे मसाइल मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारे दुनिया को ख़तरा हैं, आखिरकार इन सारे मसाइल की वजह क्या है कि लोगों को फ्यूचर में अपना मुल्क छोड़ना पड़ेगा, लोगों को फ्यूचर में अपने ये घर बार छोड़ने पड़ेंगे, क्या वजह है। ये सब चीज़ें अब यहाँ पर आप पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला रीज़न है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जिसका है जैसे कि कोल हो गया, कोयला हो गया, उसके बाद ये आपके पास ये तेल हो गया, और नेचुरल तेल के अनुसार पेट्रोल वगैरह, नेचुरल गैस जो हैं, ये जो नेचुरल गैस यानी सीएनजी है या एलएनजी है या जो भी है, रिलीज़ लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जब आप कोयले को जलाते हैं या जब आप ऑयल को जलाते हैं या जब आप नेचुरल गैसेस को जलाते हैं, तो वहाँ पर वो जलने के बाद जो बाद में आपको रेजिडुअल देते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक ग्रीन हाउस गैस है। अब ये ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेस हमारी दुनिया के ग्लोब के अंदर फंस जाते हैं, और फंसने के बाद ये जो सूरज से आ रही होती है रोशनी, उस रोशनी को वो अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। फिर उस रोशनी को जज़ब करने के बाद वो उसको वापस नहीं करते, जिससे क्या होता है कि ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये हीट को ट्रैप करके रख लेते हैं। हीट को ट्रैप करके रखने की वजह से जो हीट है, जो सूरज की शुआएं हैं, वो यहाँ ज़मीन से टकराने के बाद फिर वापस नहीं जाती, जिसकी वजह से सारी की सारी हीट जो यहाँ आ रही होती है वो ये ट्रैप करके यहाँ पर रख लेते हैं, जैसे कोई इनके जेवर हों। एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज, और दूसरे भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिस तरह नाइट्रोजन डाई वगैरह, तो वो भी यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं इन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से। जब बर्निंग करते हैं हम फॉसिल फ्यूल्स की बिजली को हासिल करने के लिए, हीट को हासिल करने के लिए, या हम उनको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो ये ग्रीन हाउस गैसेज एक बहुत बड़ा सबब हैं क्लाइमेट चेंज का, और क्लाइमेट चेंज हमारे लिए ख़तरा है। तो ये ख़तरा इन्हीं चीज़ों की वजह से हो रहा है जिनको आज डिस्कवर करके हम समझ रहे हैं कि हम तरक्की याफ्ता हो गए, लेकिन तरक्की याफ्ता तो हम क्या हुए, हमें हमारी इंसानियत को अभी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गया। अब दूसरा आपके पास यहाँ पर जो रीज़न है वो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज emit various greenhouse gases including methane and nitrogen dioxide N2O, नाइट्रोजन N2O। अब यहाँ पर ये जो है आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है और ये जो मीथेन है, ये आपके पास ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि फैक्ट्रीज से और इंडस्ट्रीज से इमिट होते हैं, निकलते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। अब ये जो लफ्ज़ ग्लोबल वार्मिंग आप इसको समझें, ओवरऑल जैसे जैसे गर्मी आती जाएगी सूरज की ज़मीन के अंदर, तो ज़मीन के अंदर जो ये गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेस, वो गैसेस उस गर्मी को अपने अंदर ट्रैप करके रख लेंगे। जैसे ही वो ज़मीन के अंदर आने वाली गर्मी को ट्रैप करके रख लेंगे, तो वो ओवरऑल ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ओवरऑल वो ज़मीन को वार्म कर देंगे, जिससे हम ये कहेंगे कि भाई ग्लोब हमारा वार्म हो गया है, या फिर हम उसको कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग, कि भाई यहाँ पर अभी जो है वो पूरी दुनिया में एक किस्म की गर्मी हो गई है, एक किस्म की गर्माइश बढ़ गई है। जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री प्रोड्यूस इमिशंस मोस्टली फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मेकिंग थिंग्स लाइक सीमेंट, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक्स, क्लॉथ्स एंड अदर गुड्स। जैसे कि आपके पास ये मुख्तलिफ सीमेंट, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीज़ें हम जब बनाते हैं तो उनको बनाने के लिए भी हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, लेकिन यही सेम चीज़ें फिर आगे चलकर नुकसान देती हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल को जलाना, कार्बन डाई का निकलना, नाइट्रस ऑक्साइड का निकलना एक किस्म का ख़तरा है।
Mining and other industrial processes also release gases as does the construction industry. जैसे कि माइनिंग है और दूसरे इंडस्ट्रियल जो प्रोसेसेस हैं और जो रिलीज़ करते हैं गैसेस को, एज डज द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो रिलीज़ करती है. मशीन्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफन रन, जो मशीन्स हमारी मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करती हैं जो कि कोयले पर चलती हैं तकरीबन, या फिर ऑयल पर चलती हैं, या फिर गैसेस पर चलती हैं, तो वो भी समझें कि उन्होंने यूज़ किया तो मतलब ये भी नुकसान हुआ. लाइक प्लास्टिक्स आर मेड फ्राम केमिकल्स सोर्स फ्राम फॉसिल फ्यूल्स. अब ये जो हम केमिकल्स या ये जो प्लास्टिक हम बनाते हैं या फिर ऐसी जो मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं हम, रबड़ वगैरह, तो ये सारी फिर अगेन प्लास्टिक से ही निकली हुई होती हैं, तो फिर अगेन हमारे लिए मसला बन जाती हैं. आर मेड फ्राम द केमिकल्स सोर्स्ड फ्राम फॉसिल फ्यूल्स, वो ऐसे केमिकल से बनाई गई होती हैं. सोर्स्ड फ्रॉम का मतलब होता है विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स. द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू ग्रीन हाउस गैस इमिशन. अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैस इमिशन का दुनिया के अंदर, वर्ल्ड वाइड. अब ये जो चीज़ हमने यहाँ पर समझाई. उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो तीसरा मेन काज है वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन जो है वो एक बड़ा अहम तीसरा इसका जो है वो मेन काज है. अब कटिंग डाउन फॉरेस्ट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ट्रीज दैट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड. अब जब आप ट्रीज को कट करते हैं, जो दरख्तों को आप कट करते हैं, तो वहाँ पर आपके पास क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझें आप. ये जो दरख्त हैं, ये दरख्त उन गैसेस को, उन ग्रीन हाउस गैसेस को जो दुनिया के लिए ख़तरा हैं, उन ग्रीन हाउस गैसेस को अपने अंदर जज़ब करते हैं. जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि दरख्त जो हैं दिन को ऑक्सीजन को इमिट करते हैं और रात को कार्बन डाई को इनहेल करते हैं. अब वो कार्बन डाई जो हमने सारा दिन गाड़ियां चलाकर फॉसिल फ्यूल्स को जलाया या सारा दिन फैक्ट्रियां चलाकर हमने कार्बन डाई को निकाला एटमॉस्फेयर में, वो दरख्त क्या करते हैं, उन कार्बन डाई को सक करके उनको अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं. फिर उस कार्बन डाई से वो अपना ग्लूकोज और अपना खादा वगैरह बनाते हैं. फिर कार्बन डाई से कार्बन निकाल कर अपने पास रखते हैं, फिर ऑक्सीजन फिर दोबारा हमें जो है वो बाहर निकाल कर दे देते हैं. अब ये इतनी बड़ी अहम चीज़, ये एक बड़ा दरख्त, एक ऐसे समझें कि अल्लाह ताला को पता था कि ये जो लोग हैं वो फैक्ट्री में ये गंद कचरा करेंगे, मैं ऐसे दरख्त उगा दूँ जो इनके गंद कचरे को फिर रीफ़िल्टर करके साफ़ करके उनको सांस के लिए ऑक्सीजन मुहैया करे. लेकिन अब इंसानों का अलमिया ये है कि वो दरख्त जो इस कार्बन डाई को, इस डेडली गैस को जो हमारी वजूद का ख़तरा है, उसको अपने अंदर जज़ब करके ख़त्म करते हैं. हमने क्या किया कि उन्हीं दरख्तों को काटना शुरू कर दिया. उन्हीं दरख्तों को काट कर उनके ऊपर फैक्ट्रियाँ बनाना शुरू कर दी. उन्हीं दरख्तों को काट कर हमने वहाँ पर पार्क लगा दिए कि भाई इंसान वहाँ पर जिएंगे, इंसान वहाँ पर सुख की सांस लेंगे. अब भाई वो दरख्त जो सांस लेने वाली ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, जब हमने उनको ही काट दिया तो अब सांस आएगी कहाँ से, ऑक्सीजन आएगी कहाँ से. लेकिन हम इंसानों ने ये बहुत बड़ा गलत काम किया जो कि डिफॉरेस्टेशन आज तक हमने बहुत कर दी है पाकिस्तान के अंदर. ये जो क्लाइमेट चेंज है ये मुल्क के हिसाब से कोई मतलब अफेक्ट नहीं होती, ये दुनिया के हिसाब से अफेक्ट होती है. डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन फॉरेस्ट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ट्रीज दैट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाई. ये जो आपके पास फॉरेस्ट हैं जिन्होंने कार्बन डाई को, जो कार्बन डाई को एब्जॉर्ब करते हैं, हमने उनको भी बहुत जो है काट दिया है. इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. अब क्या हुआ, वो दरख्त जो कार्बन डाई को अपने अंदर जज़ब करते थे, जब हमने उन दरख्तों को काट दिया, काटने के बाद हमने उनको अब छोड़ दिया, अब उन कार्बन डाई को अपने अंदर जज़ब कौन करे. अब का इंसान तो उनको जज़ब नहीं करेगा, अब कौन करे जब दरख्त है ही नहीं. अब जाहिर सी बात है जब नहीं है तो फिर वो कार्बन डाई इस माहौल के अंदर और ज़्यादा आ गई. अब जब और ज़्यादा आ गई तो और गर्माइश को ज़्यादा ट्रैप करेगी और दुनिया को ज़्यादा गर्म करेगी. इसीलिए कोशिश करें आप कि अपना जो फॉरेस्ट वगैरह हैं, 14 अगस्त की जो है छुट्टी उम्र या वेकेशंस उम्र, बजाय कि आप जो है वो बड़े बड़े हान लेकर बजाएं, उनके बजाय आप जो है ये फॉरेस्ट वगैरह या जो दरख्त हैं, ट्रीज़ हैं, जो है वो उगाएं तो बेहतर है. उसके बाद कटिंग डाउन फॉरेस्ट टू क्रिएट फार्म्स. अब हम इंसानों का अकल देखें
कि उन दरख्तों को काट कर हम अभी जो है वहाँ पर फार्म्स बना रहे हैं, वहाँ पर हम बड़ी बड़ी खेतियाँ कर रहे हैं, वहाँ पर हम चरागाहें बना रहे हैं ताकि हम जी सकें। वो फैक्ट्रियाँ दरख्त, यानी कि दरख्त ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो ऑक्सीजन को बनाती हैं, हमने उन ऑक्सीजन बनाने वाली फैक्ट्रियों को काट कर सुख की सांस लेने जैसी चीज़ें बनाई हैं ताकि हम सुख की सांस ले सकें। और पेस्टर्स और अदर और फॉर अदर रीजंस, या फिर दूसरे वजूहात की वजह से क्रिकेट के ग्राउंड बना दिए, या फिर बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ और रहने की जगह बना दी, मार्केट्स बना दिए, काजेज एमिशन। और ये सब चीज़ें भी अभी जो है वो एमिशन का सबब बनती हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि सिंस ट्रीज व्हेन दे आर कट, चूँकि जो ट्रीज़ हैं जब आप उनको काटते हैं तो काटते टाइम क्या करते हैं, रिलीज द कार्बन दे हैव बीन स्टोरिंग ईच ईयर। अब वो दरख्तों के अंदर जो दरख्त कार्बन को स्टोर कर रहे होते हैं, वो कार्बन भी जो है वो आपका ज़ाया हो जाता है, दरख्त को काटने से वो कार्बन ज़ाया हो जाता है। हैव बीन स्टोरिंग ईच। अब ये जो बात है कि दरख्त को काटने से दरख्त का कार्बन ज़ाया हो जाता है, ये बात थोड़ी एम्बिग्यूअस है, यानी कि इसके ऊपर आप शक व शुबा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक रिपोर्ट है मेरे पास जिसमें ये सवाल अगर मैंने उससे कहा तो मेरे पास एक रिपोर्ट आई, डस कटिंग ट्रीज रिलीज देयर कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल गलत बात है। कार्बन इन ट्रीज इज नॉट इमिटेड व्हेन दे आर कट। जब आप उनको कट करते हैं तो कार्बन जो है वो इमिट नहीं होता। व्हेन ट्रीज आर हार्वेस्टेड फॉर वुड प्रोडक्ट्स द कार्बन विद इन देम इज प्रिजर्व्ड इन दीज प्रोडक्ट्स एंड रिमेन्स स्टोर्ड नॉट रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर। कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में फिर रिलीज नहीं होता, वो उनके अंदर ही रहता है। जब आप उनको काटते हैं तो वो उनके ही अंदर ही रहता है। बहरहाल ये रिपोर्ट जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ और भी सवाल आते हैं, जैसे कि जब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सवाल कह रहा है कि बिल्कुल आंसर इज यस व्हेन द ट्रीज आर कट रिलीज एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक अलग बात हुई, लेकिन ऐसे समझना कि भाई कार्बन, दरख्त को काटने से कार्बन जो है वो ज़ाया हो जाता है एटमॉस्फेयर में, ये बात कोई साइंटिफिकली या मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है या प्रूवन बात नहीं है, कोई लॉ नहीं है। ये ऐसे कह सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं बात को। उसके बाद यहाँ पर ईच ईयर अप्रोक्सीमेटली 12 मिलियन हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट, हर साल जो है 12 मिलियन हेक्टर्स जो हैं वो वहाँ पर हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं दरख्तों को। अब हेक्टर का क्या मतलब है, एक हेक्टर बराबर होता है 2.5 एकड़ के, 2.47 यानी कि तकरीबन 2.5 एकड़ के। अब 12 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 12 को मल्टीप्लाई करो 10 से और फिर 10 को आप मल्टीप्लाई करो 2.47 से, तो आपको पता चल जाएगा कि हर साल हम कितने जो हैं वो एकर्स फॉरेस्ट के वो ज़ाया कर रहे हैं। सिंस फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, अब चूँकि फॉरेस्ट जज़ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, डिस्ट्रॉइंग देम आल्सो लिमिट्स नेचर्स एबिलिटी टू कीप इमिशंस आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर हम उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, उनको हम तबाह करेंगे, तो फिर ये जो नेचर की, जो कुदरत की, जो फितरत की जो ये एबिलिटी है कि भाई वहाँ पर हम जो है वो स्टोर कर सकें या फिर इमिशंस को वहाँ एटमॉस्फेयर से हम निकाल सकें, तो वो हम फिर नहीं कर पाएंगे, वो नेचर नहीं कर पाएगी। डिफॉरेस्टेशन टुगेदर विद एग्रीकल्चर एंड अदर लैंड यूज चेंजेस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रफली अ क्वार्टर ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। अब ये जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, डिफॉरेस्टेशन टुगेदर विद एग्रीकल्चर एंड अदर लैंड यूज चेंजेस, दूसरे जो ज़मीन के और ये जो मुख्तलिफ चेंजेस हैं उसके हिसाब से चेंजेस होती रहती है। अब ये जो चेंज हो रही है ये भी एक किस्म की रेस्पॉन्सिबल है फॉर रफली अ क्वार्टर ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ग्रीन हाउस गैस इमिशन का एक क्वार्टर यानी कि एक चौथा हिस्सा एक जो ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनने वाली बहुत सारी चीज़ों में से एक चौथा हिस्सा ज़िम्मेदार डिफॉरेस्टेशन भी है। चौथा रीज़न क्या है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पर क्या है, लाइव स्टॉक फार्मिंग प्रोड्यूसेस मीथेन। अब जब आप बहुत सारे मवेशियों को इकट्ठा करके जब आप उनकी फार्मिंग करते हैं, जब आप फार्म बनाते हैं बहुत सारे मवेशियों का, अभी मवेशी मंडी या कुछ ऐसा, या फिर भाई भैंस कॉलोनी बनाते हैं, पूरी एक बड़ा सा फार्म बनाते हैं उनका, तो वो भी एक किस्म का नुकसान है। वाइल फर्टिलाइज़र्स रिलीज नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि फर्टिलाइज़र्स हैं वो भी नाइट्रस ऑक्साइड को मतलब करते हैं, रिलीज़ करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को जो रिलीज़ करते हैं तो वो तो इमिशन ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस तो नुकसानकार है। ये कैसे, अब जो मवेशी हैं उनको रखने से किस तरह वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं।
मवेशी जब खाना अपना हज़म करते हैं तो खाना हज़म करने के दौरान ज़ाहिर सी बात है बड़े बड़े केमिकल्स उनके अब पेट में गए हैं, तो वो केमिकल्स कुछ ना कुछ गैसेस तो निकालेंगे। वो जानवर जब डकार की सूरत में मीथेन गैस डकार देते हैं तो मीथेन गैस वो बाहर निकालते हैं, और वो जो मीथेन गैस है वो ग्रीन हाउस गैस है। और जब आप इन जानवरों की गोबर को ज़मीन के अंदर दफन कर देंगे, या ज़मीन गोबर को आप ऐसी जगह पर बंद कर देंगे जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो, जहाँ पर हवा ना हो, तो फिर ये सेम गोबर आपकी मीथेन निकालने का सबब बनता है। तो इसीलिए ये जो जानवरों का रखना है, जानवरों का बहुत ज़्यादा मिकदार में पालना एक जगह पर, तो ये भी मीथेन प्रोड्यूस करने का सबब है। और मीथेन प्रोड्यूस होना समझें कि ग्रीन हाउस गैस का निकलना, और ग्रीन हाउस गैस का निकलना समझें कि एक नुकसान हुआ। प्रोड्यूसिंग फूड काजेज इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम अपने लिए फूड भी बनाते हैं तो उससे भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, जैसे मीथेन भी, या मुख्तलिफ और अदर ग्रीन हाउस गैसेज या दूसरे ग्रीन हाउस गैसेज को इन वेरियस वेज मुख्तलिफ रास्तों में, इंक्लूडिंग थ्रू डिफॉरेस्टेशन एंड क्लियरिंग ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जिसमें यह भी शामिल है कि जब हम ज़मीन को साफ़ करते हैं ताकि हम वहाँ पर फसल उगा सकें, एंड ग्रेजिंग ताकि हम वहाँ पर बकरियाँ या माल या ये जो जानवर हैं मवेशी हैं वहाँ चरवा सकें। डाइजेशन ऑफ काउज एंड शीप, जब आपकी पास ये जो काउज हैं और शीप्स हैं ये डाइजेशन करती हैं तो वहाँ से भी ये जो सारी चीज़ें हैं वो इमिट आउट होती हैं। तो उसके बाद द प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। अब ये जो प्रोडक्शन है और ये जो फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल है और मैन्योर ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स है और यूज़ ऑफ एनर्जी टू रन फार्म इक्विपमेंट्स, या फिर जब आप एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, जब आप मुख्तलिफ जो है वो ट्यूब चलाते हैं तो उनको चलाने के लिए आप उसमें पेट्रोल डालते हैं ताकि उस मोटर को चला सकें। तो जैसे आप जो है वाटर पंप को चलाते हैं तो वो चलाने के लिए आपसे तेल मांगता है, फिर वो अगेन तेल भी एक किस्म का नुकसान हो गया। तो ऐसे समझें कि आप फसल उगाने के लिए भी ग्रीन हाउस गैसेस को निकाल रहे हैं ताकि फसल उगा सकें। तो ओवरऑल हम हर तरह से मसाइल में जकड़े हुए हैं। The production and use of fertilizers and manure for growing crops and the use of energy to run farm equipments or fishing boats, या जब आप फिशिंग बोट्स या जब आप बेड़ियाँ वगैरह चलाते हैं, तो आजकल तो आप बेड़ियाँ देखी होंगी, तो बेड़ी के पीछे एक बड़ा सा मोटर लगा होता है, वो मोटर इंजन होता है जिसमें आप पेट्रोल डालते हैं तो आपकी जो शिप है, जो बेड़ी है वो चलती है उसके अंदर। तो वहाँ पर भी आप उसके थ्रू जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट आउट कर रहे होते हैं। ऑल दिस मेक्स फूड प्रोडक्शन अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज। इस तरह से जो खादा हम हासिल करते हैं, खादा हासिल करना भी एक किस्म का एक क्लाइमेट चेंज का हमारे लिए सबब बन रहा है। एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन आल्सो कम फ्रॉम पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड्स। और ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो जो हम खादे वगैरह को प्लास्टिक के अंदर बंद करते हैं या फिर बंद करके हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर ये जो शापर में हम किसी को कुर्बानी का गोश्त जो है वो डाल कर दे देते हैं, तो जब उसने शापर को फेंका तो वो शापर भी एक किस्म की प्लास्टिक है, वो इन ग्रीन हाउस गैसेस या फिर इन फॉसिल फ्यूल से बनी हुई है। और उस प्लास्टिक को जब हम जलाएंगे तो वो ग्रीन हाउस गैसेस निकलेंगे। तो ओवरऑल जो भी हम सारे काम कर रहे हैं वो सारे के सारे काम हम अपनी ही इंसानियत को, अपने ही आने वाले नस्लों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा जो है वो पैदा कर रहे हैं, और बहुत बड़ी एक किस्म का समझें कि एटॉमिक बॉम्ब हम उनके लिए ज़मीन में गाड़ के जा रहे हैं कि जब वो फटेगा तो वो उनकी जो पूरी जो नस्ल है वो तबाह हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, जो पांचवा रीज़न है वो है यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन। ये जो हम ट्रांसपोर्टेशन आजकल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मोस्ट कार्स, जैसे कार्स, ट्रक्स, शिप्स एंड जहाज़ रन्स ऑन फॉसिल फ्यूल, वो सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स पर चलते हैं, जैसे पेट्रोलियम चलते हैं, पेट्रोलियम CNG वगैरह जो मैंने आपको बताएं। अब यहाँ पर मैं आपको एक अहम बात बता दूँ कि एक इंसान जो अमीर है और उसका आना जाना जहाज़ पर होता है, एक जगह से दूसरी जगह अपने प्राइवेट एरोप्लेन में जाता है, उसका प्राइवेट एरोप्लेन एक दिन में या उसके एक सफ़र में जितना ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट करेगा वो सारा ग्रीन हाउस गैसेस मिलाकर अगर आप रखें, और अपनी आप आम इंसान जो पूरी ज़िंदगी में जो ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट आउट करता है या करवाता है,
तो उसका हिसाब एक दिन का और गरीब इंसान की पूरी ज़िंदगी का जो गैस है वो उन दोनों के बराबर नहीं है। यानी एक अमीर इंसान जो जहाज़ों पर घूमता है तो वो एक जहाज़ की जो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन है वो एक गरीब इंसान की पूरी ज़िंदगी के बराबर है। तो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उनको चाहिए कि जो दूसरे लोग जो जा रहे हैं तो उनके साथ चले जाएं जहाज़ों पर, तो बेहतर है ताकि ग्रीन हाउस गैसेस की ज़्यादा से ज़्यादा इमिशन ना हो। दैट मेक्स ट्रांसपोर्टेशन अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस की अखराज का जो सबसे अहम यहाँ पर दूसरा मेजर रीज़न बन रहा है तो वो ये ट्रांसपोर्टेशन भी है। रोड व्हीकल्स अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट पार्ट। ये जो रोड पर चलती फिरती गाड़ियां हैं ये भी ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज का एक अहम सबब जो है वो बन रही हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ड्यू टू कंबशन ऑफ पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनके अंदर पेट्रोलियम से बनी हुई चीज़ें जल रही होती हैं, जैसे कि गैसोलीन है उनकी इंटरनल कंबशन इंजन्स में जल रही होती है। अब ये जो गैसोलीन है वो पेट्रोल का केमिस्ट्री में नाम है या उसका दूसरा नाम है केमिकल्स के हिसाब से। अब इंजन ये कैसे काम करती है, इंटरनल कंबशन कैसे होती है, ये क्लास 12 अगर आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर तो क्लास 12 के आप स्टूडेंट हैं। क्लास 12 के स्टूडेंट अगर आप हैं तो इंटरनल कंबशन इंजन की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। नहीं आ रही तो आप मेरे जो फिज़िक्स के लेक्चर्स हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाए हुए हैं वो आप ज़रूर देखें। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसके बनाए हुए हैं यूनिट ऑफ सॉलिड फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स के, ये बिल्कुल आसान लेक्चर्स हैं। ये अगर आप देखेंगे तो आपको इनको देखने के बाद किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आपको नहीं आएगा, सारे आपके आसानी से क्लियर हो जाएंगे। जैसे अगर आप इन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपकी जो कन्फ्यूजन्स होती हैं, अगर ऐसे होता है तो ऐसे हो रहा होगा, तो ये सारी कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाएंगी। बिकॉज द यंग टीचर्स कैन टीच द यंग माइंड्स इन अ बेटर वे। आप ये मेरी बात याद रख लें। उसके बाद जब आप ये समझेंगे, ये आप एक दो लेक्चर सुनेंगे तो एक दो लेक्चर्स के बाद मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप सुने, फिर उसके बाद आप खुद ही आदी हो जाएंगे। फिर आप एक लेक्चर सुनने के बाद दूसरा देखेंगे, फिर दूसरे के बाद तीसरा। कुछ ही मुख्तसर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो इंतहाई उनको बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचा है। मैं यहाँ पर इस वीडियो के ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट्स लगा दूंगा ताकि आप उन कमेंट्स से अंदाज़ा लगा चुके होंगे या लगाएंगे कि किस तरह जो है वो स्टूडेंट्स ने हमारे लेक्चर से फ़ायदा उठाया है। अब यहाँ पर बट इमिशन फ्रॉम शिप्स एंड प्लेन्स कंटिन्यू टू ग्रो। मगर ये जो इमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस की उन जहाज़ों से, उन बेड़ियों से, वो बहुत अभी बढ़ रही है। ट्रांसपोर्ट अकाउंट्स फॉर नियरली 1/4 ऑफ ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड। ये जो ट्रांसपोर्ट है ये सबब बन रही है एक चौथाई हिस्सा ग्लोबल एनर्जी से जो रिलेटेड जो मसले मसाइल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज के। एंड ट्रेंड्स पॉइंटिंग टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एनर्जी यूज फॉर ट्रांसपोर्ट एंड फॉर ओवर अदर कमिंग ईयर्स। अब ये जो ट्रेंड है, ये जो एक हमारा ट्रेंड अभी चल रहा है, ये ट्रेंड बता रहा है कि आगे आने वाले कुछ सालों में ये ट्रांसपोर्टेशन और भी ज़्यादा होगी। जब और भी ज़्यादा होगी तो और भी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन होंगे। जब और भी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन होंगे तो और ज़्यादा ज़मीन जो है वो गर्म होगी। जैसे और ज़्यादा ज़मीन गर्म होगी वैसे और ज़्यादा नुकसानात होंगे, और ज़्यादा हमारी इंसानियत के वजूद को ख़तरा होगा। तो ये था एक आपका 5th काज जो ग्लोबल वार्मिंग का था या क्लाइमेट चेंज का था। अब यहाँ पर आपके पास जो 6th काज है वो है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि भाई आप जो ये गंद कचरा है इसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो भी इसके ऊपर असरअंदाज होता है। अब यहाँ पर ये ऑथर कह रहा है कि जब आप डिकम्पोज करते हैं वेस्ट को लैंड फिल्स के अंदर, यानी खड्डों वगैरह के अंदर, आप ये बड़ी खाइयों के अंदर जब आप उनको डंप कर देते हैं, अंदर फेंक देते हैं और उसको ऊपर से जो है वो बंद कर देते हैं, तो फिर वो जो है रिलीज़ करते हैं मीथेन को। क्यों? स्पेशली व्हेन वेस्ट इज़ नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड और रिसाइकिल्ड। ख़ास करके जब ये जो वेस्ट है वो ज़्यादा बेहतर नमूने से मैनेज नहीं किया जाता या फिर प्रॉपरली रिसाइकिल नहीं किया जाता, तो फिर ये जो है ऐसी चीज़ें होती हैं। वेस्ट मैनेजमेंट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। ये वेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत अहम तरीके से या बहुत एक उसका बड़ा हिस्सा है कंट्रीब्यूट करने का क्लाइमेट चेंज में। ड्यू टू द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक मीथेन, क्योंकि ये वेस्ट मीथेन को इमिट आउट करता है। ये जो गंद कचरा बाहर बड़े ढेर लगे होते हैं ना, तो गंद के दूसरे ऊपर दूसरा गंद, फिर कचरे के ऊपर दूसरा कचरा। तो कचरा जब कचरे में ख़ास करके जब कोई उसके अंदर ऑर्गेनिक चीज़ हो
अब यहाँ पर आगे बात है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। emission of greenhouse gases like methane CH4 from the anaerobic decomposition of organic waste in landfills। अब anaerobic जो डिकम्पोजिशन है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल हो, उस ऑर्गेनिक मटेरियल को आप किसी अंदर चीज़ में दफन करें, या दफन करने के बाद आप उसको डिकम्पोज करें विदाउट ऑक्सीजन। जब कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक डिकम्पोज हो विदाउट ऑक्सीजन, तो फिर वहाँ पर जो है मीथेन गैस वो अपनी उसमें से निकलता है, उस ऑर्गेनिक मटेरियल में से एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन वाले प्रोसेस के दौरान। मीथेन इज़ ओवर 25 टाइम्स मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका ट्रैपिंग होती है हीट की, अब कार्बन डाइऑक्साइड भी हीट को ट्रैप करता है, मीथेन भी हीट को ट्रैप करता है, और नाइट्रस ऑक्साइड या वो भी जो है ट्रैप करता है। लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा हीट को ज़्यादा ताकतवर नमूने से ट्रैप करता है तो वो ये मीथेन है। अब ये जो मीथेन आप गंद कचरे को डंप करने की वजह से निकल रही है, वे भी बहुत बड़ा खतरे का सबब बन रही है। तो मीथेन इज़ ओवर 25 टाइम्स मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से 25 मरतबा ज़्यादा गुना ताकतवर है हीट को ट्रैप करने के हवाले से। एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन, जैसे कि आप अपनी रोटी वगैरह फेंकते हैं या सेब वगैरह आया तो आपने फेंक दिया कचरे में, तो ये जब कचरे के अंदर वो अंदर दफन हो जाते हैं और ऑक्सीजन के बगैर जब वो अंदर फंस जाती हैं और वो डिकम्पोज होती हैं, तो फिर वो ऑक्सीजन के बगैर जब वो डिकम्पोज होती हैं तो फिर वो चीज़ें मीथेन निकालती हैं। और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि बहुत ख़तरनाक गैस है, वो हमारी हीट को ट्रैप करना वो बेहतर ताकतवर तरीके से करता है। Additionally, incineration of plastic and other non-biodegradable materials release carbon dioxide and toxic planets। Biodegradable materials में आपको समझा दूँ क्या होते हैं। Biodegradable पहले materials वो होते हैं जैसे आप फेंकें तो वो ख़त्म हो जाए। जिस तरह दरख्त के पत्ते हैं, आपने फेंके इधर उधर कहीं ना कहीं चले गए, ख़त्म हो गए, कोई बात नहीं। या फिर आपने किसी जो है बनाना का छिलका फेंका तो वो माहौल के अंदर घुल मिल गया। लेकिन जब आपने उसकी जगह फेंका कोई प्लास्टिक, अब प्लास्टिक क्या होगा? प्लास्टिक ख़त्म होगी, लेकिन उसके फिर भी छोटे छोटे ज़र्रे जो है जो आप सैंड जितने ज़र्रे भी वो रहेंगे, फिर वो छोटे छोटे ज़र्रे ख़त्म नहीं होंगे प्लास्टिक के, कहीं ना कहीं मौजूद प्लास्टिक की सूरत में वो रहेंगे। तो इसलिए ऐसे मटेरियल्स जो मतलब बाहर जाएं लेकिन वो डिग्रेड ना हो, लेकिन वो एक जगह से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट ना हो, वो ख़त्म ना हो सही नमूने से, वो अपनी जो उनका मतलब वो है वो उसको बरकरार रखें, तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, जो कि रिलीज़ करते हैं कार्बन डाई को और कुछ टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स को। अब ये जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि आपके पास जहरीले जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो जहरीले जो पॉल्यूशन वगैरह हैं। इनएफिशिएंट रिसाइकलिंग सिस्टम यहाँ पर हमारे पास है। भाई सब्ज़ी दे रहा, अच्छा ठीक है, शापर को डबल कर देना, अब शापर को ट्रिपल कर देना। अब ये जो शापर को हम डबल करवाते हैं, ये शापर को डबल करवाना समझें कि आप जो है वो माहौल के अंदर एक ज़्यादा नुकसान करने का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो क्योंकि जब एक शापर आपने ली तो नुकसान तो वो भी करेगी, लेकिन जब आपने 2 प्लास्टिक ली, 2 शापरें ली, तो फिर वो ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है वहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये भी रोड ख़राब है, और दूसरी चीज़ ये भी कि इनएफिशिएंट रिसाइकलिंग सिस्टम वहाँ पर है कि जो रिसाइकलिंग सिस्टम है हमारे पास यहाँ पर, जो प्लास्टिक, ये जो बोतलें वगैरह बाहर, ये जो बच्चे ढूंढ रहे होते हैं, मतलब जब शहरों में आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी उनको बोरियां होती हैं, वो उनमें प्लास्टिक भर के रख रहे होते हैं। ये प्लास्टिक रिसाइकिल कर रहे होते हैं, वैसे ये कोई मतलब गलत नहीं कर रहे होते, ये सही कर रहे होते हैं। ये प्लास्टिक को रिसाइकिल करके किसी न किसी फैक्ट्री में जाता है, फिर उसमें से कुछ न कुछ बनता है, बजाय कि वो माहौल में, समंदरों में या फिर दरिया में या फिर नली नादों में अंदर चली जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होकर वो पानी में या किसी न किसी चीज़ में मिक्स हो जाए, फिर वो मछलियाँ खाएं और मछलियों के अंदर पेट में चली जाए, फिर वो मछलियाँ हम खाएं। तो इस तरीके से जो प्लास्टिक है वो आज इतनी ख़तरनाक हो चुकी है
कि समंदर के अंदर आज आज के दौर के अंदर जब आप नेट पर जाएंगे, मुझे स्पेसिफिक वैल्यू मालूम नहीं, लेकिन तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़िशेज़ हैं उनमें प्लास्टिक के जो छोटे छोटे ज़र्रात हैं वो प्लास्टिक के उन फ़िशेज़ में अंदर आ गए। अब जब आप फ़िश खा रहे होते हैं तो उस फ़िश के अंदर प्लास्टिक हो रही होती है, छोटे छोटे प्लास्टिक के ज़र्रात, वो जो हैं जो इंसानों ने समंदर में फेंके फेंके फेंके, हमें पता नहीं होता कि भाई ये जो हम दरिया में या नदी में गंद कचरा फेंक रहे होते हैं इसका क्या नुकसान होगा, लेकिन सालों में इसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, बहुत बड़ा एक नुकसान हमें मिलता है हमारी ही इंसानियत को। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है वो है कि इनएफिशिएंट रिसाइकलिंग सिस्टम हमारे पास है और राइज ऑफ सिंगल यूज़ प्रोडक्ट्स। भाई ठीक है, प्लास्टिक अभी वक्त की एक किस्म की ज़रूरत बन गई है, मजबूरी है, लेकिन सिंगल यूज़ प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं। प्लास्टिक एक मरतबा आप चाय ले आएंगे प्लास्टिक में तो आप उसको फेंक देंगे, क्या आप उसको दोबारा यूज़ करेंगे? नहीं करेंगे। यानी कि ये हो गए सिंगल यूज़ प्रोडक्ट्स। अगर आप कोई इस किस्म का कोई प्लास्टिक का, पक्की प्लास्टिक की कोई छली ले आए, पक्का प्लास्टिक का कोई बॉक्स ले आए, फिर आप रोज़ाना सब्ज़ी वो एक बड़ा सा वो लेके जाते हैं प्लास्टिक का जो जिसको छबी वगैरह कहते हैं या जिसको आप कोई ऐसी चीज़ कहें, तो वो आप लेके जाते हैं, उसमें सब्ज़ी डलवा के फिर वापस आते हैं, फिर लेके जाते हैं। तो ऐसी अगर कोई चीज़ हो जो बार बार यूज़ हो फिर तो ठीक है, लेकिन जब आप प्लास्टिक एक 100 चीज़ें लेंगे, अब कहेंगे कि भाई जो ये आपने सेब दी ये अलग प्लास्टिक में बंद करें, ये जो ऑरेंजेस दी हैं ये अलग प्लास्टिक में बंद करें, ये जो आपने ये चीज़ सब्ज़ी दी अलग प्लास्टिक में बंद करें, तो इससे क्या होता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। या पिछले ज़माने में ये होता था कि लोग प्लास्टिक नहीं बल्कि कपड़े में जो है वो अपनी सब्जियों वगैरह को बंद करके आते थे, या अभी लिफाफे वगैरह निकले थे, लोग जो है वो प्लास्टिक के बजाय लिफाफों में अपनी चीज़ें ले रहे थे, लेकिन वो लिफाफों में तेल कैसे डालें, उन लिफाफों में ऑयली के चीज़ या उसमें जो है वो चाय कैसे डालें, तो ये सारे जो मसाइल थे उन मसाइल की वजह से इस प्लास्टिक की अभी भी बहुत डिमांड है। हालांकि ख़तरात को हम जानते हैं, आज आपने सुना कि इस प्लास्टिक के इतने बड़े नुकसान आते हैं, लेकिन जब आप जाएंगे आप फिर दोबारा ही सेम प्लास्टिक्स यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ है, इंसानियत जो है वो अपनी गलतियों से नहीं सीखती। And the fossil fuel uses in the waste collection and processing further exacerbates the problem। अब ये जो आपके पास वेस्ट कलेक्शन है वो बढ़ जाता है और फर्दर एग्जासरबेट द प्रॉब्लम, यानी कि वो मसले को मज़ीद ख़राब करती है, मसले को मज़ीद बढ़ाती है। टू कम्बेट ग्लोबल वार्मिंग, अगर आप ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करना चाहते हैं, देयर इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर सस्टेनेबल वेस्ट प्रैक्टिसिंग सच एज रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग, कंपोजिटिंग, रिड्यूसिंग कंजप्शन एंड अडॉप्टिंग ज़ीरो वेस्ट स्ट्रेटजीज़। अभी जो है वो बेहतर तरीका है कि हम उसको सही नमूने से कंपोजिट करें और सही नमूने से हम उसको रिसाइकिल करें, सही नमूने से हम उसका जो कंजप्शन है उसको हम कम करें और एडप्ट करें ज़ीरो वेस्ट स्ट्रेटजीज़, यानी कि ऐसी चीज़ें हम इस्तेमाल करें जो वेस्ट ना हो, जो अगर वेस्ट हों भी तो वो नुकसान इंसानियत को या नुकसान माहौल को या क्लाइमेट की चीज़ों को ना दे। उसके बाद जो आपके पास जो तीसरा जो सातवां जो मेन काज है वो है ओवर कंजप्शन एंड अर्बनाइजेशन, यानी चीज़ों का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना और शहरों में जो है वो एक हुजूम होना, शहरों की तरफ लोगों का जो है माइग्रेट करके चले जाना या मूव करके चले जाना, ये भी एक बड़ा अहम रीज़न है क्लाइमेट चेंज होने का। अब ये जो सातवां आपके पास है ओवर कंजप्शन एंड अर्बनाइजेशन, विद द इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन एनर्जी डिमांड, ट्रांसपोर्टेशन एंड कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूसिंग इंटेंसिफाइंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। अब ये जो अर्बनाइजेशन बढ़ रही है उसकी वजह से एनर्जी की डिमांड्स बढ़ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही है और कंज्यूमर गुड्स जो हैं, जो लोग जो ये जो मतलब गुड्स जो अशिया हैं जो वो भी मतलब उनकी जो ज़रूरत है वो भी बढ़ रही है और इंटेंसिफाई कर रही हैं ग्रीन हाउस गैस इमिशन को। मोर एवर मज़ीद जो ग्लोबली रेजिडेंशल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं वो कंज्यूम कर रही हैं ओवर हाफ ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी जो बिजली है उसको भी जो है वो कंज्यूम कर रही हैं। एज दे कंटिन्यू टू ड्रा ऑन कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस फॉर हीटिंग एंड कोल, जैसे वो कंटिन्यू कर रहे हैं इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कोयला निकालना पड़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा तेल निकालना पड़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल गैसेस को निकालना या उनको इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इन सारी ज़रूरियात के बढ़ने की वजह से एक जगह पर फॉर हीटिंग एंड कूलिंग, गर्म
चीज़ों को गर्म रखने के लिए भी हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे नुकसान हैं। चीज़ों को ठंडा रखने के लिए भी हमें फिर ये सब चीज़ें चाहिए। दे emit significant quantities of greenhouse gas emissions। चीज़ों को ठंडा रखने के लिए, चीज़ों को गर्म रखने के लिए भी जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो हमें नुकसान देते हैं हमारे माहौल के अंदर। जैसे ग्रोइंग एनर्जी डिमांड फॉर हीटिंग एंड कूलिंग विद राइजिंग एयर कंडीशनर ओनरशिप। अब आपके पास अब हर किसी के पास आजकल एसी है, एयर कंडीशन है, एयर कंडीशंस के अंदर से भी ये जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस हैं वो हो रही होती हैं। एज वेल एज इंक्रीज्ड कंजप्शन फॉर लाइटिंग। बिजली वगैरह जलाने के लिए जो कंजप्शन है वो भी बढ़ रही है अप्लायंसेस के लिए, एंड कनेक्टेड डिवाइसेस, और जो कनेक्ट डिवाइसेस वगैरह को कनेक्ट करने के लिए सब चीज़ें जो हैं वो बढ़ रही हैं। हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू अ राइज इन एनर्जी रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। इस सब ने कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन से रिलेटेड चीज़ों को जो है इमिशन को बढ़ा दिया है फ्रॉम बिल्डिंग्स इन रिसेंट ईयर्स। अब ये जो बिल्डिंग्स हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उनमें एसियाँ लगी हुई हैं, उनमें ये हीटर्स लगे हुए हैं, उनमें ये बिजलियाँ और ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और चल रही हैं। तो ये बिल्डिंग्स से भी मतलब जो बेजान हैं, जो एक जगह खड़ी हैं, उनसे भी ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशंस हैं वो हो रही हैं। तो इस हद तक हम आज पहुंच गए हैं कि हमारे पास बहुत सारे जो काजेज़ हैं वो हैं जो है ग्रीन हाउस गैस इमिशन के पैदा कर चुके हैं, जो हमारे ही वजूद को ख़तरा है इस दुनिया के अंदर। अब हम यहाँ पर जो है वो मेजर इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज को डिस्कस करेंगे कि भाई क्लाइमेट चेंज के बहुत ज़्यादा अहम असरात कौन कौन से हैं। अब जब ये सारे काजेज़, जब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, बिजली भी हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, एसियाँ भी, और ट्रैफिक भी हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, पेट्रोल डीजल ये सब चीज़ें हम खूब ऐश वशरत के साथ जला रहे होंगे, और उसके साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ें और भी हम कर रहे होंगे जो जो हमें मना है, जो जो इन चीज़ों का सबब बन रही हैं। तो फिर क्या होगा? फिर हॉटर टेम्परेचर गर्म हो जाएगा। क्या? एज ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन राइज, जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस की प्रोडक्शन, उनकी जो गैसों का जो मिकदार है वो बढ़ेगा, सो डज द ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर। तो उसकी वजह से जो ग्लोबल का सतही जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा। द लास्ट डेकेड 2011 एंड 2020 इज़ द वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड। जो पिछले वाला डेकेड था, अब डेकेड हम किसको कहते हैं? डेकेड हम कहते हैं सिंधी में अगर हम कहें दहाको, मीन्स पिछले 10 सालों को हम कहते हैं डिकेड। अब ये जो 2011 से लेकर 2020 वाले 10 साल थे, इन 10 सालों के अंदर दुनिया ने अपनी गर्माइश का, अपने गर्म होने का जो टेम्परेचर है उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी आज तक दुनिया इतनी गर्म, इतनी हार्ड टेम्परेचर से ओवरऑल नहीं हुई थी जितना इस दौरानिए में हुई थी। अब ये तो 2020 तो गुजर गया, अब 2025 चल रही है, 5 साल और गुजर गए, तो अब और ज़्यादा हमने तरक्की की होगी इस काम में। The last decade 2011-20 is the warmest on the record. Warmest means गर्म से गर्म तर। Since the 1980s 1980 से लेकर ये जो था बहुत बड़ा गर्म मतलब रिकॉर्ड जो तोड़ा है हमने। Each decade has been warmer than the previous one. हर डेकेड, हर 10 साल बाद में आने वाले 10 सालों से ज़्यादा गर्म हैं। अभी जो 10 साल हैं 2020 से लेकर 2030 तक होगा, ये 10 साल पिछले वाले 10 सालों से और भी ज़्यादा गर्म होगा, और भी ज़्यादा रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। रिकॉर्ड तो भाई इंसानियत बना रही है ना, तो रिकॉर्ड ही बनाते हम जा रहे हैं। नियरली ऑल लैंड एरियाज आर सीइंग मोर हॉट डेज एंड हीट वेव्स। नियरली पूरी दुनिया के अंदर जो भी मुल्क हैं जहाँ पर ठंड होती थी बर्फ़बारी, तो वहाँ पर बर्फ़बारी अब थोड़ी कम है। जहाँ पर टेम्परेचर होता था पहले 20, अब वहाँ पर है 25। जहाँ पर पहले होता था जिस मुल्क या जिस शहर में 25, तो अब वहाँ पर है 30। जिस मुल्क में पहले होता था 40, अब उसमें हो रहा है 45। तो मतलब इस हिसाब से ओवरऑल जो टेम्परेचर है दुनिया के कोनों का वो बढ़ रहा है। हायर टेम्परेचर इंक्रीज हीट रिलेटेड इलनेस। ये जो टेम्परेचर के बढ़ने हैं वो हीट रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके वजूद का, उनके ब्रोकआउट का बायस बनेगी, एंड मेकिंग वर्किंग आउटडोर्स मोर डिफ़िकल्ट। और ये जो हम घरों से बाहर निकलकर मजदूरी वगैरह या जो बाहर वाला काम है ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वाइल्ड फायर स्टार्ट्स मोर ईजली एंड स्प्रेड मोर रैपिडली व्हेन कंडीशंस आर हॉटर। ये जो जंगल में आग लग रही होती हैं, जंगलात में, आजकल आप सुन रहे होंगे कि फ़लाँ जंगल में आग लगी, सारे जंगल जल गए, ये फ़लाँ जगह आग लगी, सारा
गांव जल गया। तो ये जो आजकल आप वाइल्ड फायर की बातें सुन रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर जब गर्म होगा तो ये जो आग है ये ज़्यादा फैलेगी और ज़्यादा देर तक चलेगी, और जल्दी जल्दी हर साल या हर दूसरे साल ये मामलात होंगे। Temperatures in the Arctic have warmed at least twice as fast as the global average। अब ये जो आर्कटिक वाला जो आपके पास, जिस तरह आपके पास आप कहते हैं कि भाई दुनिया के अंदर एशिया, यूरोप, जो एंटार्कटिका और ये सब हैं, आर्कटिक वो हिस्सा है ज़मीन का जो एक सेंट्रल है जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। अभी तक इंसान वहाँ पर कोई रहता नहीं है। अब जब इंसान वहाँ पर नहीं रहता, कोई जानवर वहाँ पर नहीं रहता, कोई नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर हद से ज़्यादा ठंडक है, हद से ज़्यादा वहाँ पर ठंड है। अब ये जो टेम्परेचर आर्कटिक पर है, वो टेम्परेचर भी जहाँ पर इंसान नहीं रह सकता, ठंडा टेम्परेचर है, वो ठंडा टेम्परेचर भी आहिस्ता आहिस्ता अब इतना गिर चुका है कि वो अपने पहले वाले टेम्परेचर से 2 गुना ज़्यादा एवरेज में गिर चुका है। मतलब गिर चुका है का मतलब है कि वो टेम्परेचर अब और 2 गुना टेम्परेचर बढ़ चुका है। यानी कि पहले आप ठंडा था, अब टेम्परेचर थोड़ा बहुत गर्म हो चुका है। कितने गुना? 2 गुना वो ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो चुका है। अब इन जो काजेज़ आपने पढ़े, उन काजेज़ की वजह से जो दूसरा असर होगा वो क्या होगा? पहला असर तो आपने पढ़ा कि गर्मियाँ होंगी, जंगलात में आग लगेगी, ये सब चीज़ें होंगी। दूसरा ये है कि मोर सेवियर स्टॉर्म्स, बहुत ख़तरनाक जो है वो तूफ़ान वगैरह होंगे। डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म्स है बिकम मोर इंटेंस, जो तबाह कुन तूफ़ान है वो बहुत ज़्यादा सख्त होते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं। फ्रीक्वेंट का मतलब है बार बार होते जा रहे हैं। पहले आते थे सालों में, 30 साल, 40 साल, 50 साल, अब हर दूसरे दिन बात सुन रहे हैं कि भाई वहाँ पर तूफ़ान है। एज टेम्परेचर राइजेस मोर मॉइस्चर एवापोरेट, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा एवापोरेट होता है, विच एग्जासरबेट एक्सट्रीम रेनफॉल एंड फ्लडिंग काजिंग मोर डिस्ट्रक्टिव रेनफॉल, डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म्स। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे मैंने शुरुआत में भी आपको बात कही थी, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा एवापोरेट होता है। मॉइस्चर के ज़्यादा एवापोरेट होने की वजह से वहाँ पर जो बारिश होती है वो भी बहुत ख़तरनाक और बहुत तेज़ बारिश होती है। फिर उसके बाद ये जो बारिश ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा? जब बारिश ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो वहाँ पर जो फ्लडिंग है, वहाँ पर जो बारिश जो सैलाब है वो भी ज़्यादा आएगा, काजिंग मोर डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म्स। तो वहाँ पर जो तूफ़ान वगैरह हैं वो भी ज़्यादा मतलब आएंगे। द फ्रीक्वेंसी एंड द एक्सटेंट ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय द वार्मिंग ओशन। ये जो फ्रीक्वेंसी है बार बार आने की इन तूफ़ानों की, और द कंटेंट ऑफ ट्रॉपिकल, एक्सटेंट ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, और जो हद है इन ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स की वो भी जो है वो बढ़ जाएगी। तूफ़ान जो हैं आपके इस्तवाई तूफ़ान हैं उनकी हद वो भी बढ़ जाएगी। मतलब पहले जो 2 दिन या 1 हद तक होते थे अब उससे ज़्यादा हद तक होंगे। इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय द वार्मिंग ओशन। तो ये सब चीज़ें वार्मिंग ओशन की वजह से भी होती हैं। साइक्लोन्स, ह्यूरिकेन्स एंड टाइफोन्स फीड ऑन वार्म वाटर्स एट द ओशन सरफेस। अब जब जाहिर सी बात है, जब ओवरऑल ज़मीन गर्म होगी तो ज़मीन के अंदर जो समंदर है, समंदर के अंदर जो पानी है वो भी गर्म होगा। जब पानी ज़्यादा गर्म होगा तो ये समंदर का पानी गर्म होना साइक्लोन्स का, ह्यूरिकेन्स का, टाइफोन्स का सबब बनता है। यानी कि गर्म समंदर का पानी फीड करता है साइक्लोन्स को, ह्यूरिकेन्स को, टाइफोन्स को। वाइल्ड फायर्स स्टार्ट्स मोर ईजली। फिर ये होगा कि जो सच स्टॉर्म्स ऑफन डिस्ट्रॉय होम्स एंड कम्युनिटीज़। ऐसे जो तूफ़ान हैं वो पूरे के पूरे बस्तियों को, पूरे के पूरे गाँवों को तबाह कर देते हैं। आप अभी अपने KPK में देखा होगा, अभी रिसेंटली कुछ ही दिन हुए हैं कि लोगों की बस्तियाँ उजड़ गई। लोग इतने मतलब वहाँ पर जो गाँव सालों से आबाद थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। मतलब कोई एक ख़ानदान का भी कहीं कर तो नहीं बचा, सारे के सारे ख़त्म। इन द सेम वे अभी पंजाब में सेम सिचुएशंस हैं। इन द सेम वे 2010 में जो था वो सिंध के अंदर ये सिस्टम था। तो ये सारे माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से हो रहे हैं। काजिंग डेथ्स एंड ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस, जो बहुत सारे अमवात का और बहुत सारे मुआशी नुकसानात का बायस बनती हैं। तीसरा जो यहाँ पर आपके पास है वो है इंक्रीजिंग ड्राट्स। अब ये जो इंक्रीजिंग ड्राट लफ्ज़ है इसका मतलब है खुश्क साली। मतलब
या तो पानी आए तो छप्पर फाड़ कर, या पानी ना आए तो 5 साल 10 साल पानी ही नहीं। तो भाई ऐसे भी तो ना हो ना, चीज़ एतदाल के साथ हो, पानी भी हो कभी ना हो, मतलब वक्त के हिसाब से हो और हालात जहाँ पर चाहिए तो वहाँ पर हो। लेकिन ऐसे नहीं कि जब नहीं चाहिए तो बहुत ज़्यादा पानी हो, जब चाहिए तो पानी हो ही ना। या फिर 10 साल हो फिर 10 साल ना हो, 10 साल हो तो फिर पूरा सैलाब हो, और 10 साल ना हो तो पूरी खुश्क साली हो। तो फिर इस किस्म के वेदर पैटर्न्स हो जाएंगे जो मतलब जिसमें इंसान जो है फिर वो अपनी बका को सही नमूने से जारी नहीं रख सकेगा। Climate change is changing climate water availability, making it scarcer in more regions. Climate change जो है वो वाटर की अवेलेबिलिटी को, पानी की जो मुयस्सर होने वाली जो कंडीशन है उसको बदल रहा है, और उस पानी की अवेलेबिलिटी को बहुत ज़्यादा स्केर्सर कर रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल कर रहा है बहुत सारे रीजन्स में। ग्लोबल वार्मिंग जो है एग्जासरबेट कर रही है वाटर शॉर्टेजेस को इन ऑलरेडी वाटर स्ट्रेट रीजन्स। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है पानी की शॉर्टेजेस को बहुत सारे वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स में, यानी वो रीजन्स जिनमें पहले पानी था ही नहीं। अब जब पहले पानी कम था, वाटर स्ट्रेस थे, पहले ही पानी की एक बूंद को तरसते थे, लेकिन वो जो एक बूंद थी जिसके लिए वो तरसते थे, जो कभी कभार उनको मिलती थी, अब उन वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स में अब वो उनको एक बूंद भी नहीं मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हालात ख़राब होते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग exacerbate water shortages in already water stressed regions and is leading to an increased risk of agricultural droughts। और वो जो है ज़मीनी या ज़रई जो खुश्क सालियाँ हैं उसको बढ़ा रहा है। अब क्या होता था, कुछ साल पहले तक लोग जो थे इस मौसम के अंदर जिसमें हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, या इससे कुछ आगे पीछे कपास वगैरह उगाते थे, और तो उसके लिए पानी उनके पास अच्छा खासा मुयस्सर होता था। लेकिन अब ये है कि वो कपास का पानी वहाँ पर पानी उनके पास आता ही नहीं, उसमें कैनाल्स वगैरह में। अब जब पानी नहीं आता तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो वो चलाते हैं, वाटर पंप्स चलाते हैं। अब ये जो वो वाटर पंप्स चलाते हैं तो वाटर पंप्स पानी कहाँ से निकालते हैं, ज़मीन से। अब जब 6 महीने 7 महीने पानी आएगा ही नहीं, सारे लोगों ने वाटर पंप से पानी निकालना शुरू किया, तो कुछ इलाकों में ऐसी शिकायतें भी मौसूल हुई या ऐसे वाक़यात भी रोनमा हुए कि उन इलाकों में वाटर पंप तो चल रहा है लेकिन ज़मीन से पानी नहीं आ रहा। यानी कि ग्राउंड वाटर जो है, जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, जो आपके पास नीचे पानी के अंदर रिजर्व्स मुझे मौजूद हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। जिस तरह आप देखते हैं ना कि पेट्रोल जब वहाँ से निकलता है तो पेट्रोल के वेल होते हैं कि भाई यहाँ पर पेट्रोल निकलेगा, कब तक निकलेगा भाई, ये पेट्रोल 80 साल तक हम इसमें से पेट्रोल निकालते रहेंगे। 80 साल के बाद क्या होगा, जो पेट्रोल ज़मीन के अंदर होगा वो नीचे ख़त्म हो जाएगा, मिसाल। तो इस तरह से पानी के जो ग्राउंड फ्लोर्स हैं, जो पानी के नीचे जो आपके पास सतहें हैं, वो पानी की सतहें भी ख़त्म हो जाएंगी। जब पानी की सतहें ख़त्म हो जाएंगी और पानी कैनाल्स में नहीं आएगा, तो फिर जब ग्राउंड का पानी भी नहीं होगा तो फिर क्या होगा। ये सब चीज़ें इंसानियत को सोचने की हैं, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये सारी चीज़ें कर रही है। तो एन इंक्रीज रिस्क ऑफ एग्रीकल्चरल ड्राफ्ट्स अफेक्टिंग क्रॉप्स। अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो इन क्रॉप्स को, जो फसल हैं, उनको असरअंदाज करती है। इकोलॉजिकल ड्राफ्ट्स, जो इकोलॉजिकल ड्राफ्ट्स भी हैं, इंक्रीजिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। अब इससे क्या होगा भाई, हमारे इलाके में इस महीने में पानी आता है, पानी आने की वजह से फुला जो परिंदे हैं वो आते हैं, लेकिन अभी 6 महीने हो गए हैं पानी नहीं आया, और जो परिंदे जो यहाँ पर आते थे वो भी नहीं आ रहे। अब जाहिर सी बात है फिर परिंदे कहाँ जाएंगे। तो ये जो परिंदों वाला जो इकोलॉजिकल, परिंदे क्या करते हैं, एक मौसम में एक इलाके में होते हैं, फिर दूसरे मौसम में दूसरे इलाके में होते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ उनके हिसाब से माहौल हो। अब जब सारे इलाकों में माहौल गर्म हो जाएगा फिर वो परिंदे कहाँ जाएंगे। तो ये जो इकोलॉजिकल ड्राफ्ट्स हैं ये भी इंक्रीजिंग कर रही हैं वल्नरेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही हैं। ड्राफ्ट्स कैन आल्सो डिस्ट्रक्टिव सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स दैट कैन मूव बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सैंड कॉन्टिनेंट्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। अब ये जो ड्राफ्ट्स हैं, ये जो खुश्क सालियाँ हैं, ये क्या कर रही हैं, स्टिर करती हैं डिस्ट्रक्टिव सैंड। जो आप देखते हैं कि थर में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर सैंड वगैरह है, तो उस सैंड को वहाँ से उठाकर
वो हवा डस्ट या स्टॉर्म्स की सूरत में बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सैंड जो होती है उसको अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स उसको घुमाती है। जिस तरह आप कहते हैं ना, कभी कभार आती है आंधी, आती है बिल्कुल लाल आंधी आती है। अब ये जो लाल आंधी आती है इसमें कोई हवा तो लाल नहीं होती, ये जो लाल होती है दरअसल ये मिट्टी होती है, धूल होती है, कहीं ना कहीं से निकली होती है। धूल कहाँ होती है? जहाँ पानी हो। धूल वहाँ होती है जहाँ पानी ना हो। तो इससे क्या होगा कि जहाँ पर खुश्क साली होगी तो वहाँ से मिट्टी उठकर जो है वो तूफ़ान बर्पा कर देती है, दूसरी कॉन्टिनेंट्स तक जा पहुँचती है। डिज़र्ट्स आर एक्सपेंडिंग, ये जो रेगिस्तान है जो पहले थोड़े होते थे अब रेगिस्तान बढ़ रहे हैं, रेगिस्तान और भी बढ़ रहे हैं। जो जरखेज़ थे ज़मीनें वो भी रेगिस्तान हो रही हैं। रिड्यूसिंग लैंड फॉर ग्रोइंग फूड, जो फूड को ग्रो करने के लिए जो ज़मीनें थी वो भी कम हो रही हैं। मैनी पीपल नाउ फेस द थ्रेट ऑफ नॉट हैविंग इनफ वाटर ऑन रेगुलर बेसिस। आज के ही दौर में बहुत सारे लोग इस ख़तरे को सामना कर रहे हैं कि उनको रेगुलर बेसिस पर पानी भी नहीं मिल रहा। अब ये जो थे 3 असरात थे जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे ऊपर पड़ेंगे। चौथा असर हमारे ऊपर क्या पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग का या क्लाइमेट चेंज का? अब वार्मिंग, राइजिंग ओशन, गर्मी होगी। गर्मी होगी तो बर्फ़ जो ग्लेशियर्स हैं जो सारा साल मतलब जमे हुए होते हैं, क्या होगा कि गर्मी की वजह से वो पिघलेंगे। पिघलेंगे तो पानी हमारे गाँव में इलाकों में आएगा, इलाकों में आएगा तो क्या करेगा? फ्लड करेगा। फिर वो पानी जाहिर सी बात है समंदरों में भी जाएगा, समंदरों में जाएगा तो उसकी क्या होगी? लेवल बढ़ेगी। फिर समंदरों का पानी कहाँ आएगा? करीब वाले इलाकों को वो डुबाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो मसले हैं। अब वार्मिंग, राइजिंग ओशन, द ओशन सोक्स अप मोस्ट ऑफ हीट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। वो जो है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट है, ओशन भी जो है वो ज़्यादा गर्म हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। The rate at which the ocean is warming is strongly increased over the past 2 decades। जो रेट है जिसकी वजह से ओशन भी गर्म हो रहा है ओवर द पास्ट 2 decades, पिछले 2 दहाइयों से, पिछले 10 सालों के मजमूए से, अक्रॉस ऑल डेप्थ्स ऑफ ओशन। ओशन की सारे डेप्थ्स पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। मिसाल के तौर पर ओशन का जो सतही हिस्सा है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, अगर वहाँ पर मिसाल देता हूँ टेम्परेचर 40 था तो अब वो 42 हो गया। समंदर के अंदर अगर हम जाएं 5 फीट या 100 फीट नीचे जाएं, समंदर के अंदर 100 फीट टेम्परेचर अगर पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड था तो अब वो नीचे जो टेम्परेचर है वो 20 था तो अब वो 22 हो गया है। समंदर की बिल्कुल गहराइयों में जो पहले टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड था तो अब वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। तो मतलब ये है कि समंदर की हर सतह पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो ओवरऑल जब टेम्परेचर के अंदर ये गर्माइश आ रही होगी तो क्या होगा ये हमें यहाँ पर समझना है। ऑल द ओशन वार्म्स, सारा ओशन गर्म होगा। इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस सिंस वाटर एक्सपेंड्स एज इट गेट्स वार्मर। फिर उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा जैसे जैसे, क्योंकि जैसे जैसे पानी गर्म होता है तो पानी गर्म होने की वजह से वो एक्सपेंड होता है तो पानी एक्सपेंड होगा। मेल्टिंग आइस शीट्स, फिर क्या होगा इस गर्माइश की वजह से जो उस वार्मिंग की वजह से जो दूसरी आइस शीट्स हैं वो भी पिघलेंगी, और जब वो पिघलेंगी तो फिर वो क्या करेंगी? सी लेवल को राइज करेंगी, थ्रेटनिंग कोस्टल एंड आइलैंड कम्युनिटीज़। जो वहाँ पर कोस्टल जो शहर हैं जैसे कि कराची है और वहाँ पर ठट्टाबदीन है, या फिर जो आपके पास जो दूसरे ममालिक हैं मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जो आइलैंड्स हैं या कोस्टल हैं, चाहे समंदर के किनारे पर हों चाहे समंदर के बीचों बीच हों, सारों को फिर ख़तरा हो जाएगा अगर ऐसे हुआ तो। इन एडिशन द ओशन एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरी बात यहाँ पर यह समझें कि जो ओशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करता है, कीपिंग इट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से लेता है। बट मोर कार्बन डाइऑक्साइड मेक द ओशन मोर एसिडिक। अब आपने यहाँ पर एक मिनट के लिए सोचा होगा कि चलो ठीक है अगर दरख्त हमने काट भी लिए तो खैर है कोई मसला नहीं, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स तो आ जाएंगी ना। फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जज़ब होगा समंदर में, तो फिर समंदर में जज़ब हो जाएगा तो फिर सही है, फिर क्या दरख्तों की ज़रूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के अंदर जज़ब होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, तो ये पानी के अंदर जब जाएगा ओशन में तो पानी समंदर का पहले ही नमकीन है,
फिर और भी ज़्यादा नमकीन हो जाएगा, विच एंडेंजर्स मेराइन लाइफ एंड कोरल रीफ्स। फिर ये जो कोरल रीफ के अंदर रहते हैं, इस पिक्चर में ऊपर लगी उसके अंदर दिखा हुआ है, और जो मेराइन लाइफ है, जिस तरह फिशेज़ हैं, ये जो बड़ी बड़ी डॉल्फिन्स हैं या फिर बड़ी शार्क्स हैं, जो उनके पीने के लिए जो समंदर का खारा पानी उनके सेहत के लिए सही है, हमारे इंसानों की कामों की वजह से वो खारा पानी और भी ज़्यादा खारा हो जाएगा। फिर ये होगा कि फिर वो भी मछलियाँ जिनका घर समंदर है, फिर वो भी वहाँ पर नहीं रह पाएंगी। एक तो उनके अंदर प्लास्टिक अभी आ गई है, अब वो जो पानी पी रहे हैं, जिस पानी के अंदर हैं, अब हम उसको भी जो है वो जहरीला बना रहे हैं और उसको भी गर्म कर रहे हैं। तो ये जो है एक चौथा जो असर है क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे ऊपर ये होगा, या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे ऊपर असर ये होगा। अब जो पांचवा ग्लोबल वार्मिंग का जो असर होगा हमारे ऊपर, वो होगा लॉस ऑफ स्पेशीज। कैसे? सबसे पहले तो लॉस ऑफ स्पेशीज, तो क्या ह्यूमन स्पेशीज को भी लॉस है। पहली बात तो लॉस ऑफ स्पेशीज पहले होगा, फिर ह्यूमन स्पेशीज जो हैं उनकी बारी बाद में है, अगर आपने हम सब ने ख्याल नहीं किया दुनिया का। तो क्लाइमेट चेंज पोजेस रिस्क टू द सर्वाइवल ऑफ स्पेशीज ऑन लैंड एंड इन द ओशन। ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये बहुत बड़ा रिस्क जो है वो पोज कर रही है, सामना दे रहे हैं उसको, टू द सर्वाइवल ऑफ स्पेशीज ऑन लैंड, जो भी ज़मीन पर जो स्पेशीज़ मौजूद हैं उनके सर्वाइवल को, एंड इन द ओशन, और समंदर में भी। दीज रिस्क इंक्रीजेज एज टेम्परेचर क्लाइम, जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर चढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे जो रिस्क है स्पेशीज़ के ज़ाया होने की वो चलती जाएगी। एग्जासर्बेटेड बाय क्लाइमेट चेंज, ये रिस्क जो है बढ़ाई गई है क्लाइमेट चेंज की जानिब से। द वर्ल्ड इज़ लूजिंग स्पेशीज एज अ रेट 1000 टाइम्स ग्रेटर देन एनी अदर टाइम इन रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री। इंसानों की रिकॉर्डेड हिस्ट्री के हिसाब से इस टाइम टेम्परेचर के राइज होने की वजह से जो स्पेशीज़ हैं वो 1000 गुना ज़्यादा ज़ाया हो रही हैं पहले से। हमारी पूरी लिखी हुई तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे अभी हो रहा है। उस तारीख, लिखी हुई तारीख से 1000 गुना ज़्यादा मरतबा अभी जो स्पेशीज़ हैं, अभी जो छोटे बहुत जीत वगैरह हैं, छोटे बहुत जो इंसेक्ट्स हैं, छोटे बहुत जो जानवर हैं, वो ज़ाया होते जा रहे हैं। वो इस माहौल के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो यहाँ नहीं रह पा रहे। 1 मिलियन स्पेशीज़ आर एट रिस्क। 10 लाख स्पेशीज़ ऐसे हैं जो इस टेम्परेचर की वजह से रिस्क में हैं, यानी कि वो अभी कश्मकश में है अपनी ज़िंदगी में, बस आज गए या कल गए, लेकिन जल्दी जाएंगे अगर ऐसा रहा या ऐसा हुआ तो। आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स, और वो फिर कुछ अगले डिकेड्स में ऐसे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, महदूद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे फ्यू डेकेड्स में, जैसे वाइट एलिफेंट्स हैं। अब ये जो वाइट एलिफेंट्स हैं, या फिर मुख्तलिफ वाइट या फिर कुछ ऐसी आपके पास जानवर जो आप देखते होंगे बिल्कुल कम मिलते हैं, जो पैरोट है, अब पैरोट तो खैर हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल दुनिया के अंदर 1, 2 या 3, 4 हैं। अब वो जो 1, 2, 3, 4 दुनिया के अंदर मौजूद हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर उनका वजूद ही नहीं होगा। फिर हम कहें कभी, जैसे डायनासोर्स हैं, डायनासोर थे, हैं नहीं, अब उनका वजूद था, अभी नहीं है। इसी तरह जो 10 लाख स्पेशीज़ हैं, अगर ऐसा टेम्परेचर चला तो वो भी हम उनको ऐसे याद करेंगे जैसे अभी डायनासोर्स को याद कर रहे हैं कि वो ऐसी थीं। हम फिर कहेंगे कि भाई ऐसी मछली होती थी, खैर मछली को खैर इतना नुकसान है, ऐसी मछली होती थी, ऐसा ऐसी भैंस होती थी, ऐसी जो है वो काऊ होती थी। आपने देखना है कि वो 1 मिलियन स्पेशीज़ कौन से हैं जो इस टाइम बहुत बड़ी रिस्क पर हैं, अपने नेट पर इंटरनेट पर देखना है। फिर मुझे अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा ताकि मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो जाए। उसके बाद फॉरेस्ट फायर्स जो है वो एक्सट्रीम वेदर फॉरेस्ट फायर्स होगी, एक्सट्रीम वेदर होगी, एंड इन्वेसिव पेस्ट एंड डिजीज़ आर अमंग मैनी थ्रेट्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। अब ये जो आपके पास बहुत सारे पेस्ट्स हैं और डिजीज़ हैं जो अमंग मैनी थ्रेट्स हैं रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। सम स्पेशीज़ विल बी एबल टू रीलोकेट एंड सर्वाइव बट अदर्स विल नॉट। कुछ स्पेशीज़ तो ऐसे हैं जैसे एक जगह पर गर्मी वगैरह हो गई तो फिर अपने हिसाब से वो एक दूसरे जगह से चल कर दूसरी जगह चली जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो ऐसे नहीं करेंगी, बट अदर्स विल नॉट। तो फिर क्या होगा उन बेचारियों का, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। अब ये हो गए 5 असरात जो हमारे ऊपर पड़ेंगे अगर हमने ख्याल न किया और हमने क्लाइमेट चेंज के
जो मेन रीज़न्स हैं उनको हमने अगर बंद नहीं किया तो फिर ये असरात हमने भुगतने पड़ेंगे, ये देखने पड़ेंगे। छठा जो इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा वो है फूड स्कैरसिटी। भाई खाना ही ख़त्म, ना होगा बाँस ना बजेगी बांसुरी। अब यहाँ पर फूड स्कैरसिटी यहाँ पर है। चेंजेस इन क्लाइमेट एंड इंक्रीजेज इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर अमंग द रीजंस बिहाइंड ए ग्लोबल राइज इन हंगर एंड पुअर न्यूट्रिशन। क्लाइमेट चेंज की वजह से, वहाँ पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से मुख्तलिफ रीजन्स में हंगर और पुअर न्यूट्रिशन हो गई है। मुख्तलिफ इलाकों में फसल सब्जियाँ उग नहीं रही, जिसकी वजह से लोग भूखे मर रहे हैं। फिशरीज, क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक में भी डिस्ट्रॉयड और बिकम लेस प्रोडक्टिव। ये जो फिशरीज़ हैं आजकल, जो लोग मुफ्त में समंदर में या किसी दराह के किनारे पर बैठकर मछलियाँ वगैरह, ये भी कम हो जाएंगी और हुकूमत को टैक्स देना पड़ेगी दरिया से मछली पकड़ने के लिए। ऐसे हालात हो जाएंगे क्योंकि मछलियाँ भी कम हो जाएंगी तो इन नुकसानात की वजह से। एंड जो फसल हैं वो भी कम हो गए हैं। लाइव स्टॉक भी जो है उनको भी वैसे ख़तरा है, मे बी डिस्ट्रॉयड और बिकम लेस प्रोडक्टिव। या तो फिर वो कम्प्लीटली तबाह हो जाएंगी या फिर वो लेस प्रोडक्टिव हो जाएंगे। विद ओशन बिकमिंग मोर एसिडिक, और जो समंदर है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, जैसे हमने भी पढ़ा। मेराइन रिसोर्सेज दैट फीड बिलियंस ऑफ पीपल आर एट रिस्क। ये पानी, समंदर का पानी जो बिलियंस ऑफ स्पेशीज़ को पानी एक खुराक देता है, वो जब ज़्यादा एसिडिक हो गया, वो जब ज़्यादा नमकीन हो गया समंदर, तो ये जो मछलियाँ हैं वो भी नहीं रह पाएगी और बहुत सारे इंसान जो मछलियों के ऊपर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो भी फिर सही अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं पाएंगे। चेंजेस इन स्नो एंड आइस कवर इन मैनी आर्कटिक रीजन्स। जो स्नो के अंदर जो चेंजेस हैं और आइस कवर्स जो हैं बहुत सारे रीजन्स में, हैव डिस्टर्प्टेड फूड सप्लाईज फ्राम हर्डिंग, हंटिंग एंड फिशिंग। ये जो हम हंटिंग करते हैं, शिकार वगैरह करते हैं, जो फिशिंग करते हैं, हर्डिंग करते हैं, ये सब चीज़ें अभी डिस्टर्ब हो गई हैं। अब उतनी नहीं रही जितनी पहले थी। अब ये जो हिरन है, अब हिरन कितने, अब हिरन पहले ज़्यादा थे, अब हिरन आपने देखे हैं आम फिर रहे हैं। हिरन एक्सटिंक्ट हो गए हैं। वो भी हिरन कुछ ऐसे हैं जो कुछ ही सालों में हम इनको ख़त्म कर देंगे, तभी तो उनके शिकार पर अभी पाबंदी है। कुछ ऐसे भी जानवर हैं, पक्षी हैं, परिंदे हैं जिनको मारना, हालांकि वो हलाल हैं, उनको मार के खाना अभी इस टाइम पाकिस्तान के अंदर उनको मना है क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो कम हो चुके हैं। अब कम होने की वजह से हम चाहते हैं कि हम उनको प्रिजर्व करें, उनका दुनिया में वजूद बाकी रहे, उनको ख़त्म नहीं करना चाहिए। उनमें हिरन भी शामिल हैं। हीट स्ट्रेस कैन डिमिनिश वाटर एंड ग्रास लैंड्स फॉर ग्रेजिंग। अब ये जो हीट की स्ट्रेस है, जो गर्माइश की जो स्ट्रेस है, वो डिमिनिश कर देगी वाटर्स को और ग्रास लैंड्स को, जो ये जो घास वगैरह है उनको भी ख़त्म कर देगी। ग्रेजिंग कम होगी, जो चरवाहे हैं वो बकरियों को चरा नहीं पाएंगे क्योंकि लोगों के पास इतनी ज़मीन होगी नहीं कि वो ग्रास लैंड्स कर पाएँ। काजिंग डिक्लाइनिंग ऑफ क्रॉप यील्ड्स, जिससे ये होगा कि फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये भी होगा कि क्रॉप यील्ड जो है, फसलों का जो प्रोडक्ट है, फसलों का जो आउटपुट है वो भी कम होगा। एंड अफेक्टिंग लाइव स्टॉक्स, और जो लाइव स्टॉक है, जो मवेशी वगैरह हैं, उनको भी नुकसान होगा। उसके बाद यहाँ पर अभी जो है सातवां असर हमारे इंसानियत के ऊपर जो पड़ेगा वो है मोर हेल्थ रिस्क। ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिस्क होंगी। और क्लाइमेट चेंज इज़ द सिंगल बिगेस्ट हेल्थ थ्रेट फेसिंग ह्यूमैनिटी। क्लाइमेट चेंज सबसे बड़े ख़तरात में से सबसे बड़ा ख़तरा क्लाइमेट चेंज है जो अभी सेहत को जो है वो सामना करना है। क्लाइमेट इम्पैक्ट या सामना कर रही है। क्लाइमेट इम्पैक्ट्स आर ऑलरेडी हार्मिंग हेल्थ। क्लाइमेट के असरात अभी पहले से ही जो है वो असरा सेहत के ऊपर नुकसानात कर रहे हैं। तो एयर पॉल्यूशन, हवा की गंदगी की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से, बीमारियों की वजह से, डिजीज़, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बहुत हद से ज़्यादा वेदर मौसमियाती हालात, फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट्स, प्रेशर ऑन मेंटल हेल्थ and increased hunger and poor nutrition in places where people cannot grow or find sufficient food। फिर इससे ये होगा कि लोगों को मजबूरन डिस्प्लेस होना पड़ेगा, अपने गांव, अपने घर बार, अपने प्यारी जगहें, अपने प्यारी जो इलाके हैं वो छोड़कर उनको डिस्प्लेस होना पड़ेगा। वहाँ फिर भूख भी बढ़ेगी, फिर पुअर न्यूट्रिशन होगी, यानी कि खाना जो आप आज एक साफ़ प्लेट पर एक अच्छा सा खाना खा रहे हैं, फिर ये अंगल, फिर ये जो मस्तियाँ हैं ये नहीं चलेंगी क्योंकि उस टाइम तक ये जो है पुअर न्यूट्रिशन हो जाएगी, ख़राब होगा सब कुछ। या फिर
इतना उगाने के लिए सफिशेंट फूड होगा ही नहीं। एवरी ईयर एनवायरमेंटल फैक्टर टेक्स द लाइव्स ऑफ अराउंड 13 मिलियन पीपल। हर साल ये जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं ये तकरीबन 13 मिलियन लोगों का के ऊपर जो असरअंदाज हो रही है। चेंजिंग वेदर पैटर्न्स आर एक्सपेंडिंग डिजीज़। ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, वेदर पैटर्न्स में जो ये तब्दीलियाँ हैं ये डिजीज़ का सबब बन रही हैं। एंड एक्सट्रीम वेदर और हद से ज़्यादा जो वेदर इवेंट्स हैं, इंक्रीज डेथ्स जो हैं वहाँ पर अमवात बढ़ेंगी और मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर हेल्थ केयर सिस्टम्स टू कीप अप। फिर ये जो हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं जो कि ऑलरेडी हमारे पास ख़राब हैं, फिर उनके लिए ये उनके साथ कीप अप करना और भी ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाएगा। अब ये तो थे असरात, अब हमें क्या करना है, आखिर इसका क्या कंक्लूजन है वो हमने यहाँ पर जो है वो डिस्कस करना है। अ वे फॉरवर्ड। अब हमारे पास क्या, आखिर हमने क्या स्टेप्स उठाएं, क्या हम वे फॉरवर्ड हमारे पास हो, क्या रेमेडियल मेजर्स होने चाहिए कि इन हालात को, इन असरात को, इन काज़िज़ से बचा जा सके, उन काज़िज़ की वजह से जो आपने असरात पढ़े इन असरात से बचा जा सके। तो सबसे पहले सीरीज़ ऑफ UN रिपोर्ट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट, हज़ारों साइंसदानों ने और मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स रिव्यूअर्स ने एग्रीड किया कि हम लिमिट करें ग्लोबल टेम्परेचर को नो मोर देन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर राइज़ हो भी रहा है तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, मतलब अगर हर साल या हर डेकेड में हो रहा है तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की हद से ज़्यादा ना हो, ताकि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम वर्स्ट क्लाइमेट होने से बचा पाएंगे, उसके असरात से फिर हम बच सकेंगे और फिर हम एक लिवेबल क्लाइमेट को मेंटेन कर पाएंगे। ये पॉलिसीज़ करंटली इन प्लेस पॉइंट टू अप टू 3.1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वार्मिंग बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। अब जो इस टाइम पॉलिसीज़ जिस तरह लागू हैं तो उस हिसाब से इस सेंचुरी के एंड में, यानी कि 2099 2000 के बाद जब 3001 होगा, यानी कि इस सदी के अख्ताम पर हम इसका टेम्परेचर 3.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा चुके होंगे ज़मीन के इस गोल का। अब अगर हर सदी में 3-3 डिग्री सेंटीग्रेड या 4-4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऐसे ही समझें कि 5-6 सदियाँ ही हम दुनिया को फिर ख़त्म न कर दें। तो इसलिए ये बेहतर है कि हम इस टेम्परेचर को आधा करें या इससे भी कम जो है वो हम इसको ले आएँ ताकि हम लिवेबल एक एनवायरनमेंट रख सकें। एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स अस अर्जेंट एंड कोऑर्डिनेटेड एक्शन एट ऑल लेवल्स। अगर हम क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करते हैं तो वो रिक्वायर करता है अर्जेंट और कोऑर्डिनेटेड एक्शंस को सारी लेवल्स पर। इंडिविजुअली पीपल मस्ट अडॉप्ट सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। हर कोई आदमी अपने एक इनफरादी तौर पर एक सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को अख्तियार करे, एनर्जी को कंजर्व करके, वेस्ट को कम करके, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए, सपोर्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करते हुए, एंड मेकिंग क्लाइमेट कॉन्शियस चॉइसेस इन डाइट एंड कंजप्शन। और डाइट और कंजप्शन में भी क्लाइमेट फ्रेंडली जो है वो चॉइसेस ले। एट द कम्युनिटी लेवल देयर इज़ अ नीड टू प्रमोट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। कम्युनिटी लेवल पर अब हमारे पास ज़रूरत है कि हम जो है एक इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को इम्प्लीमेंट करें, लोकल अडेप्शन स्ट्रेटजीज़ को, इन्वेस्ट इन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम इन्वेस्ट करें, एंड सपोर्ट कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन। और एक कम्युनिटी बेस पर अपनी इनफरादी सतह पर तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल हम जो है कम्युनिटी सतह पर अपने अड़ोस पड़ोस में हम जो है वो सही स्टेप्स उठाएं ताकि हम इन सारी चीज़ों को ना करें और बेहतर तरीके से हर चीज़ करें। इन्वेस्ट इन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें जिससे ये ख़तरनाक गैसेस इमिट ना होते हों, ऐसे हम जो है वो चीज़ें रखें। और उसके साथ साथ हमारे पास ग्लोबली गवर्नमेंट्स मस्ट कमिट टू एंड इनफोर्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स लाइक द पेरिस एग्रीमेंट। जो पेरिस एग्रीमेंट है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को उसने एक डायरेक्शन या एक टारगेट दे दिया है कि भाई इस टारगेट तक सारे मुल्कों ने ये जो कोयले का जलाना है, ये जो पेट्रोल और ये CNG का जलाना है, इसको ख़त्म करना है, उसके बाद बंद कर देना है। तब तक आपके पास इजाज़त है, तब तक आप भले इस्तेमाल करें जब तक आप उनके अल्टरनेटिव चीज़ें बना देते हैं। आप कोशिश करें 2030 तक 50 तक अल्टरनेटिव चीज़ें बनाएं, फिर उसके बाद उनको इस्तेमाल करें ताकि
इनको हम गैसेस को फिर बाद में बंद कर दें, उसके ऊपर फिर पाबंदी लगा दें। तो ये जो है पेरिस एग्रीमेंट की कुछ रूह में से हमने उसके रेफरेंसेस में से बात की, वो ये कह रहा है। और उस जैसे और भी दूसरे क्लाइमेट के बेसिस पर एग्रीमेंट्स हैं, उनको भी हमने फॉलो करना चाहिए। ट्रांजिशन टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी इकोनॉमीज, स्ट्रेंथ इन क्लाइमेट पॉलिसीज़। फिर हमने जो है वो क्लीन एनर्जी की तरफ, जिसमें जो है ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन ना हो, ऐसी एनर्जी की तरफ हम जो है मूव करें, ट्रांजिट करें। स्ट्रेंथ इन क्लाइमेट पॉलिसीज़, जो ये क्लाइमेट की पॉलिसीज़ हैं कि भाई आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना है, आपने जो गाड़ियाँ है हर एक को अपनी अपनी गाड़ी में जाके मूव नहीं करना। जहाँ पर अगर सखर से लेकर हैदराबाद तक अगर बसेस जा रही हैं जिसमें एक गाड़ी के अंदर 1000 या 500 या 300 लोग बैठ रहे हैं, या 200 लोग बैठ रहे हैं, या 150 लोग बैठ रहे हैं, तो आप इकट्ठे जाएं तो बेहतर है। अगर 150 ही लोग गाड़ियों में जाएंगे हैदराबाद, तो जाहिर सी बात है 150 गाड़ियों का जो ईंधन होगा वो जलेगा, फिर वो हमारे माहौल में जाएगा। तो इस हिसाब से क्लाइमेट पॉलिसीज़ को थोड़ा स्ट्रिक्ट करें। बेवजह और बेफजूल जो गाड़ियाँ हैं वो जो है आपके पास ना होनी चाहिए। जिस तरह अभी आपके पास ट्रैफिक पुलिस है, तो इन फ्यूचर या अभी भी कुछ मुल्कों में आपके पास क्लाइमेट फोर्स आ जाएगी, जिसका काम ये होगा कि भाई पूछेगी क्या रीज़न है भाई आप जो गाड़ी में जा रहे हो, क्या जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाती? वो कहेगा जाती है, चलो इसको चलो चालान, इसको गाड़ी खड़ी करो या घर ले चलो, हैदराबाद जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाओ। तो ऐसी जो है सिचुएशंस आ जाएंगी अगर हमारी दुनिया के ऊपर ऐसा कोई ख़तरा पोज हो गया, हमारी लाइफ को नुकसान, दुनिया को ख़तरा हो गया, तो फिर ऐसी भी हालात आ जाएंगी कि लोग जो है उनको अपनी पर्सनल गाड़ियों में इधर उधर जाने की इजाज़त नहीं होगी। जहाँ भी जाओ इकट्ठे जाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग थोड़ी मिकदार में गाड़ी से जो है ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करें। उसके बाद जो है आपके पास जो है मुख्तलिफ़ अडेप्शन एंड मिटिगेशन की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशली। ऐसी सपोर्ट करें टेक्नोलॉजीज़ को जो ग्रीन हाउस या ग्रीन एनर्जी देती हैं या इन गैसेस के बगैर चलती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। ऐसे ना हो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज करने के लिए आप जनरेटर लगाएं और जनरेटर में पेट्रोल लगाएं, तो ऐसे भी नहीं। आप जो है वो सोलर सिस्टम से बिजली को आप स्टोर करें, फिर सोलर सिस्टम से स्टोर की हुई बिजली को आप जो इलेक्ट्रिक गाड़ी में लगाएं, तो फिर जो है वो सही है। ऐसे नहीं कि आप जो है वो जनरेटर में तेल जला के फिर उसको चार्ज करें, फिर बात सेम होगी। ओनली थ्रू कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेन्ड एक्शंस कैन वी स्लो डाउन क्लाइमेट चेंज एंड सिक्योर अ सस्टेनेबल एंड लिवेबल प्लानट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। सिर्फ और सिर्फ एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेन्ड एक्शन के साथ हम जो है वो स्लो कर पाएंगे इस क्लाइमेट के अंदर जो तब्दीली आ रही है। जब हम ये सारे काम इकट्ठे होकर करेंगे, एक ज़िम्मेदारी के साथ करेंगे, तो फिर ही हम जो है वो इस क्लाइमेट के अंदर जो चेंज आ रही है उसको हम थोड़ा रोक सकेंगे। एंड सिक्योर अ सस्टेनेबल एंड लिवेबल प्लानट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। फिर हम इस काबिल होंगे कि हम सिक्योर कर सकें एक सस्टेनेबल और एक रहने जैसा प्लानट हमारी आने वाले नस्लों के लिए। अब यहाँ पर कंक्लूजन हम यहाँ पर पढ़ते हैं, दस क्लाइमेट चेंज इज़ एन एस्केलेटिंग ग्लोबल क्राइस। ये जो क्लाइमेट चेंज है ये एक बढ़ता हुआ ग्लोबल क्राइस है विद फार रीचिंग इफेक्ट दैट थ्रेटन्स द एनवायरनमेंट। एक फार रीचिंग असर के साथ, एक बहुत बड़े असर के साथ जो है दैट थ्रेटन द एनवायरनमेंट, जिसने हमारे माहौल को भी थ्रेटन कर दिया है, बायोडाइवर्सिटी को थ्रेटन कर दिया है। बायोडाइवर्सिटी मतलब जो इंसेक्ट्स हैं, जो परिंदे हैं, जो जीव हयातियात हैं, इन सारों की जो ज़िंदगी है उसको ख़तरे में डाल दिया है। ह्यूमन हेल्थ को ख़तरे में डाल दिया है, इंसानी सेहत को, फूड सिक्योरिटी को एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, मुआशी और समाजी जो स्टेबिलिटी है, जो इस्तेकामियत है, उसको भी ख़तरे में डाल दिया है इस क्लाइमेट चेंज ने। एज ग्रीन हाउस गैस इमिशन कंटिन्यू टू राइज, जैसे जैसे ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज है, इन जहरीले गैसेस का अखराज चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, द प्लानट इज़ एक्सपीरियंसिंग हॉटर टेम्परेचर्स, तब तक हमारा जो ये गोला है जिस पर हम रह रहे हैं ये ज़्यादा गर्म टेम्परेचर्स को एक्सपीरियंस करेगा, उनका सामना उसको वो करेगा। मोर सेवियर स्टॉर्म्स, फिर वो एक ख़तरनाक तूफ़ानों का सामना करना पड़ेगा उसको। प्रोलॉन्ग ड्राफ्ट्स का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम तक चलने वाली खुश्क सालियाँ जो है उसको सामना करना पड़ेगा। राइजिंग एंड वार्मिंग ओशंस का की जो लेवल है वो भी बढ़ती जाएगी और ओशंस जो हैं वो गर्म होते जाएंगे, ओशंस जो हैं और ज़्यादा कड़वे होते जाएंगे।
इन सब चीज़ों की वजह से ऐसे हो ये होगा, द लॉस ऑफ स्पेशीज़। और फिर क्या हो गया कि इन गर्माइश की वजह से वो जानदार जो इन ज़्यादा गर्माइश को बर्दाश्त नहीं कर पा सकते और जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो पाते, तो वो ख़त्म हो जाएंगे, वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएंगे। फिर उनका हमारे पास सिर्फ फ़ोटो रहेंगे, बाकी फिर उनका कोई वजूद दुनिया में नहीं रहेगा, जिस तरह डायनासोर्स का कोई वजूद नहीं है आज। तो ऐसे मुख्तलिफ जो बिलियंस ऑफ स्पेशीज़ हैं उनको ख़तरा है। वो अगर ये हमने ख़त्म नहीं किया, अगर हमने क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल नहीं किया, तो बहुत सारे जीत, बहुत सारे जानवर जिनको आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो फिर हमारी आंखों से, हमारे आने वाले नस्लों की आंखों से ओझल हो जाएंगे। वो फिर ये कहते थे कि हमारा परदादे के दौर में ये जो है गाय बकरियां होती थी, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं ये गाय बकरियाँ या फिश होती थी या ये चीज़ें होती थी, या जो हिरन है, डीर जिसको हम कहते हैं, ये जो हिरन है ये कम हो चुके हैं। और कुछ ऐसे भी परिंदे हैं जिनका आज हम शिकार करें जो कि हलाल हैं, तो शिकार कर रहे हैं, तो शिकार की वजह से वो बिल्कुल कम हो चुके हैं। तो क्या है कि अभी जो है स्पेशीज़ का लॉस हो जाएगा अगर हमने ऐसा किया। तो इंक्रीजिंग फूड इनसिक्योरिटी, फॉर जो ये खादे की इनसिक्योरिटी है वो बढ़ जाएगी, खादा हमें कम मिलेगा, कहीं पर होगा कहीं पर नहीं होगा। एंड हाइटेंड हेल्थ रिस्क, और जो ये हेल्थ रिस्क जो बढ़ रही है रोज़ बरोज़ ये भी होती रहेगी। एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर ज़्यादा बढ़ती हुई वहाँ पर एक बहुत गुर्बत होगी और लोग जो है नकल मकानी करेंगे एक जगह से दूसरी जगह इन हालात की वजह से। दीज अफेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड एंड वर्सनिंग, ये जो सारे हालात हैं, ये जो सारे असरात हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ मतलब कनेक्टेड हैं, म्यूचुअल हैं, कि अगर एक की चीज़ होगी तो फिर दूसरी चीज़ ज़रूरी होगी। एंड वर्सनिंग, और बहुत ज़्यादा वो असरात जो है वो ख़तरनाक होते जा रहे हैं, अफेक्टिंग बोथ नेचुरल सिस्टम्स एंड ह्यूमन कम्युनिटीज़। और ये क्लाइमेट चेंज जो है न सिर्फ इंसानों को बल्कि नेचुरल जो सिस्टम्स हैं, जो कुदरती जो सिस्टम्स हैं उनको भी, और इंसानियों की बस्तियों को भी नुकसान होगा। जैसे आप आजकल सैलाबों के हिसाब से देख रहे होंगे, बारिशों के हिसाब से देख रहे होंगे, लोग जो है मर रहे हैं, जल रहे हैं, और जंगलात में आग लगने की वजह से जो नुकसान हो रहे हैं, इन सब की वजह से सबको नुकसान है, नेचुरल सिस्टम्स को भी नुकसान है, इंसानों की बस्तियों को भी नुकसान है, पार्टिकुलरली द मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन, और ख़ास करके जो पॉपुलेशन है उसको भी बहुत बड़ा नुकसान है, वो इज़ एट अ रिस्क। तो बहरहाल यहाँ पर आपने समझ लिए कि काजेज़ क्या हैं, और उन काजेज़ की वजह से आपने ये पढ़े कि उनके असरात क्या हैं, फिर आपने ये भी पढ़े कि भाई उसके रेमेडियल मेयर्स क्या हैं, कि हम क्या करें कि इन चीज़ों से बच सकें। तो आई होप कि आपने बेहतरीन नमूने से समझा। हमारे जो चैनल है उस पे ऊपर फ़िज़िक्स के भी लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आप वो भी देखें। तो इसके बाद हम जो सेक्शन कवर करने जा रहे हैं वो है प्रोज़ पोइट्री का, फिर उसके बाद ड्रामा का, और साथ साथ में हमने इन जो लेसन्स हैं उनके आपके पास एक्सरसाइजेज़ भी हमारे पास वो इंक्लूडेड हैं। आप जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वो एक्सरसाइजेज़ भी वहाँ पर होंगी, वो आप पेपर के हिसाब से आप उनको देख लें, जैसे समझ आए, जो समझ आए अब वो वहाँ से नोट करके लिख लें। और ये इंतहाई अहम है, यहाँ से ये आपके पेपर में आएंगे, क्योंकि क्लाइमेट के हिसाब से आपको पेपर में हर सवाल आएगा आएगा आएगा, आप याद रख लें इसको। तो इसलिए अगर आपने बेहतरीन नमूने से सुना है तो आपको फ़ायदा होगा, आप जो है वो खुश नसीब होंगे ज़रूर। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।